ये मेरा न्यू चैनल है, इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। मैं इसमें न्यू स्टोरी लगाऊंगा। अभी कुछ टाइम के लिए अभी पुरानी स्टोरीज डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ इस पर। जल्दी में न्यू स्टोरीज अपलोड करूँगा इस पर। तो मूल रूप से महाराज सिल्वर मेडो ग्रोव गए और इन जंगली ड्रैगन और वाइवन को पकड़ लिया। आदित्य ने जवाब में सिर हिलाया। सिर हिलाने के बाद उसने एक बार फिर चारों ओर नजर घुमाई और सभी के हैरान चेहरे देखे। कुछ मिनट पहले जब आदित्य अचानक 33 जंगली ड्रैगन और वाइवन्स के साथ लौटा तो पूरा एजियो शहर हंगामे में डूब गया। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। कई लोगों को लगा कि एजियो शहर पर हमला हो रहा है। दीवारों की रखवाली कर रहे सैनिकों ने युद्ध का बिगुल बजाकर युद्ध की तैयारी कर ली। उसके सभी सेनापति, शहर में मौजूद सभी ड्रैगनियन और यहां तक कि कुछ साहसी लोग भी लड़ने के लिए बाहर आ गए। जब तक आदित्य को एहसास हुआ कि 33 जंगली ड्रैगन और वाइवन की अचानक उपस्थिति ने सभी को सतर्क कर दिया है, तब तक पूरा शहर उथल पुथल की स्थिति में था। आदित्य को बाहर आकर वॉटसन और अन्य लोगों को सब कुछ समझाना पड़ा। महाराज, आप इन सभी जंगली ड्रैगन और वाइवन के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? वॉटसन ने धीमी आवाज में पूछा। वो नहीं चाहता था कि कोई उनकी बातचीत सुन ले। आदित्य रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और पूर्वी प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगा। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वॉटसन ने सभी को अपने पदों पर वापस जाने का आदेश देने से पहले सिर हिलाया। जहां तक जंगली ड्रैगन और वाइवन्स का सवाल है, उनके ड्रैगन सम्राट ने उन्हें अभी शहर के बाहर रहने और किसी पर हमला न करने का आदेश दिया था, जब तक कि उन्हें उकसाया न जाए। कौन जानता है कि कोई मूर्ख साहसी व्यक्ति वाइवन में से किसी पर हमला करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वाइवन के शरीर के अंगों का बाजार में बहुत अधिक मूल्य था। महाराज, आप कह रहे हैं कि हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं। आदित्य ने वाटसन को भविष्य के दुष्स्वप्न के बारे में कुछ नहीं बताया। वाटसन एक चतुर बटलर था, इसलिए वह आदित्य द्वारा छोड़े गए संकेतों को आसानी से समझ गया। उसे चीजों को बहुत गहराई से समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। काफी हद तक सब कुछ तैयार है। वर्तमान नाइलैंड राजा की मृत्यु इस युद्ध को अंतिम धक्का देगी जिसकी उसे आवश्यकता है। लेकिन इस बार मैं इन दयनीय प्राणियों को युद्ध में उलझाने में दिलचस्पी नहीं रखता। मैं मामले को अपने हाथों में ले लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा एक और बात, हाई टाइड हार्बर सिटी के आसपास सुरक्षा बढ़ाएं। स्काउट्स भेजते रहो। अगर उन्हें समुद्र से कोई अजीब हरकत दिखे तो मुझे जल्द से जल्द बता देना। वॉटसन ने बस अपना सिर हिला दिया। वैसे आदित्य वापस शाही महल में चला गया और लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गया, जबकि वॉटसन ने स्वाभाविक रूप से अपने राजा के लिए एक कप चाय डालना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि आपने कुछ दिन की छुट्टी ले ली है। वॉटसन ने मुस्कुराते हुए गर्म चाय को कप में डाला। महाराज, ये लेडी जूलिया ही थी जिसने मुझे उसके द्वारा बनाई गई गोलियां लेकर लौटने के लिए कहा था। ये गोलियां उन सभी नए गुलामों के हृदय को ठीक कर सकती हैं जिन्हें महामहिम ने कुछ समय पहले खरीदा है। मैं आपको ये गोलियां देने के बाद लौटने की योजना बना रही थी, लेकिन मैं आपको शाही महल में कहीं नहीं ढूंढ पाई। जब मैंने नौकरानियों और सेवकों से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि महामहिम कहाँ है, तो कोई भी जवाब नहीं दे सका। मैं बहुत चिंतित थी। इस्तारिन साम्राज्य को 3 तरफ से घेरने वाले खतरे के बारे में जानने के बाद वॉटसन ने कुछ दिनों की छुट्टी लेने की योजना को त्याग दिया था। उसके लिए महामहिम और इस्तारिन साम्राज्य पहले आते थे। जूलिया और बाकी लोग कैसे हैं? हालांकि आदित्य को गए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय बीत गया हो। सब ठीक है। छोटे जैक ने तो लॉर्ड एडम से भी विनती की थी कि वो मेरे साथ यहाँ चले, लेकिन लॉर्ड एडम ने उसे जाने नहीं दिया। आदित्य ने छोटे जैक को याद करके हंसते हुए कहा। महाराज, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि आप वाइल्ड ड्रैगन और वाइवन्स के साथ क्या करने की योजना बना रहे थे? वॉटसन आदित्य का दाहिना हाथ था। आदित्य को अपने दाहिने हाथ को अपनी भविष्य की योजनाएं बताने में कोई परेशानी नहीं हुई। इस्तारिन साम्राज्य में वर्तमान में 11 प्रमुख शहर हैं, जिनमें नवीनतम हाई टाइड हार्बर सिटी भी शामिल है। जराका शहर में पहले से ही 4 वाइवन है, जिनमें से एक वाइवन एक शुरुआती 4 ऑर्डर पावर हाउस है। वाइवन जिन्होंने पहले आदित्य के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली थी, अब जराका शहर की रक्षा कर रहे थे और ड्यूक जैन के अधीन काम कर रहे थे। तीसरे क्रम के वाइवन अब आदित्य द्वारा वाइवन को दिए गए उच्च स्तरीय संसाधनों और गोलियों के साथ शुरुआती 4 ऑर्डर तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। जराका शहर में पहले से ही 4 वाइवन्स की सुरक्षा के साथ एक उच्च रक्षा है। जहां तक अन्य 10 शहरों की बात है, मैं उन शहरों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जंगली ड्रैगन और वाइवन्स का उपयोग करने जा रहा हूं। ये 11 शहर इस्तारिन साम्राज्य की मुख्य संरचना थे।
उन शहरों की सुरक्षा आदित्य के लिए एक बड़ी चिंता थी। वो हमेशा अपने राज्य की रक्षा के लिए वहां नहीं रह सकता, इसलिए उसके ड्रैगन उसकी अनुपस्थिति में शहर की रक्षा करने जा रहे हैं। महाराज, मैं इस शिशु पिल्ले में ड्रैगन वंश की झलक देख सकता हूँ। वाटसन ने देखा कि आदित्य जब से लौटा है, तब से वो इस छोटे सफेद भेड़िए के बच्चे को अपनी बाहों में उठाए हुए है। हाँ, ये छोटा भेड़िया शावक शाही महल में रहेगा। मुझे लगा कि इस छोटे से साथी को जंगल में छोड़ना खतरनाक होगा। मुझे यकीन है कि एक बार जब ये छोटा सा साथी बड़ा हो जाएगा, तो वो इस्टारिन साम्राज्य का एक मजबूत शक्तिशाली भेड़िया बन जाएगा। वाह! जैसे कि आदित्य की बात समझकर भेड़िए का बच्चा उत्साह में भौंकने लगा। ऐसा लगता है कि यह बहुत बुद्धिमान है। वॉटसन को आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि यह छोटा भेड़िया इतना बुद्धिमान था कि वो उनकी बातों को समझ सकता था। आमतौर पर केवल एक पीक द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवर में ही वयस्क मनुष्य की बुद्धि होती है। वॉटसन, क्या आप कृपया अशुद्धता खोजक संघ के पास जा सकते हैं और संघ के नेता से कह सकते हैं कि वो मुझसे मिलने के लिए आए? ठीक है। वॉटसन कमरे से बाहर चला गया जबकि आदित्य चुपचाप चाय पी रहा था। जब उसने पूरा कप चाय पी ली, तो वो प्रशिक्षण मैदान में गया और हेनरी और अन्य जनरलों को बुलाया। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, महाराज? अभी हेनरी, आदित्य, अंबर और अन्य जनरल 7वीं डिवीजन के सैनिकों के प्रशिक्षण की देखरेख कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने अपने डिवीजन से सबसे वफादार लोगों का चयन करें। किसी को चुनने से पहले उनसे पूछें कि क्या वे ये शक्ति हासिल करने के लिए तैयार हैं और क्या वे इस महान शक्ति के साथ आने वाली जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। समझा? अब आप सभी जा सकते हैं। पहले आदित्य केवल सबसे वफादार सैनिकों को यह अवसर देना चाहता था। उसने अपने किसी भी रंगरूट को अपना सुनहरा खून देने की कोई योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अपने बुरे सपने के बाद उसे फिर से एहसास हुआ कि उसका राज्य उस पर बहुत अधिक निर्भर था और उसके बिना कोई भी उसके राज्य को हरा सकता है। हालांकि कुछ और महीनों में इस्टारिन साम्राज्य की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। 1.5 महीने में आदित्य इस महाद्वीप को धन की देवी के साथ छोड़ने जा रहा था, जो अशुद्धता के साधक के गिल्ड लीडर भी है। उस समय वो अपने राज्य की रक्षा करने के लिए वहां नहीं होगा। अगर वो अभी बीज नहीं बोता है, तो इस राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। अधिक ड्रैगनियन बनाने का निर्णय अधिक मजबूत साधकों को पोषित करने के लिए किया गया था। कोई भी ड्रैगनियन आदित्य को धोखा नहीं दे सकता। इसका मतलब है कि उसे पीठ पीछे छुरा घोंपने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। दृश्य परिवर्तन अंडरस्को समुद्र के पानी से एक बेहद खूबसूरत दिखने वाला आदमी निकला। वो आदमी इतना खूबसूरत था कि उसे देखने वाली हर महिला का दिल धड़कने लगा और वह तुरंत ही स्तब्ध रह गई। महिलाओं को ऐसा लगा जैसे वे अपने आदमी से प्यार करने लगी हैं। कुछ महिलाएं तो इस आदमी को देखकर ही शर्माने और हौंफने लगी। उस आदमी के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। हालांकि वो अभी अभी समुद्र के पानी से बाहर निकला था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी गीला नहीं था। दरअसल उसकी गोरी त्वचा सूखी थी। जैसे ही वह आदमी जमीन की ओर बढ़ा, सैकड़ों सैनिक एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और उस आदमी के चलने के लिए रास्ता बना दिया। रास्ते के अंत में नेपो का साम्राज्य का राजा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ा था। जैसे ही समुद्र से आया आदमी नेपो का किंगडम की जमीन पर कदम रखा, सभी सैनिकों ने अपना सिर झुका लिया। जब तक वह आदमी उनके पास से नहीं निकल गया, उन्होंने अपना सिर नहीं उठाया। इस समय किसी ने भी शोर मचाने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि पुरुष सैनिकों को भी लगा कि यह आदमी बहुत सुंदर है। नेपो का साम्राज्य में आपका स्वागत है, महामहिम। नेपो का साम्राज्य के राजा एथन ने डीप सी पैलेस के राजा का अभिवादन करने के लिए एक छोटा सा झुककर अभिवादन किया। राजा लुइस ने भी एक छोटे से झुककर अभिवादन का उत्तर दिया। सर लुइस, कृपया इस ओर आइए। राजा एथन ने व्यक्तिगत रूप से लुइस को डीप सी पैलेस में शानदार शाही गाड़ी तक पहुंचाया। शाही गाड़ी के अंदर बैठने के बाद राजा एथन ने अपनी दासी को अपने राज्य की सबसे अच्छी शराब लाने का आदेश दिया। सर एथन, मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे अचानक आने का कारण अच्छी तरह जानते होंगे। एथन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। हम भी इस्तारिन साम्राज्य से परेशान हैं। हमारी मुलाकात हमारे 2 गुटों के बीच गठबंधन को चिन्हित करेगी। लुइस ने भी एक सौम्य मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ और ही सोच रहा था। मूर्ख, लालची राजा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मैं तो बस तुम्हारे हाथ मिला रहा हूं ताकि जमीन पर अपना पैर जमा सकूं। एक बार जब मैं इस्तारिन साम्राज्य से निपट लूंगा, तो तुम्हारा साम्राज्य भी छीनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कोई नहीं जानता था कि उसके चेहरे पर उस कोमल मुस्कान के पीछे क्या छिपा था। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। मूर्ख, लालची राजा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा।
मैं तो बस तुम्हारे हाथ मिला रहा हूं ताकि जमीन पर अपना पैर जमा सकूं। एक बार जब मैं इस्तारिन साम्राज्य से निपट लूंगा तो तुम्हारा साम्राज्य भी छीनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कोई नहीं जानता था कि उसके चेहरे पर उस कोमल मुस्कान के पीछे क्या छिपा था। राजा एथन, क्या तुमने कभी नाइलैंड साम्राज्य पर कब्जा करने के बारे में सोचा है? राजा लुईस के इन शब्दों ने राजा एथन के चेहरे पर जो मुस्कान थी उसे फीका कर दिया। राजा एथन ने मुस्कुराना बंद कर दिया और यह जानने की कोशिश की कि लुईस क्या सोच रहा है। मैं सीधे सीधे कहूंगा, मैं तुम्हारे साथ गठबंधन इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे इस्तारिन साम्राज्य चाहिए। मैं अपने आदमियों की हत्या के लिए इस्तारिन साम्राज्य से बदला लेना चाहता हूं। मैं अपने लोगों को न्याय दिलाना चाहता हूं। बेशक, मैं तुम्हें वे इलाके लौटाने की योजना बना रहा हूं जो इस्तारिन साम्राज्य ने तुमसे जबरदस्ती छीन लिए हैं। लुईस ने बोलना बंद कर दिया और गाड़ी के बाहर देखने लगा। लुईस ने राजा एथन को संतुष्ट रखने के लिए आखिरी हिस्सा जोड़ा और यह भी सुनने के लिए कि वो आगे क्या कहने वाला था। जैसा कि आपने कहा है, यदि वो मूर्ख नाइलैंड साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है तो हमारे लिए नाइलैंड साम्राज्य पर कब्जा करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। राजा एथन ने लुईस को चौंक कर देखा। महाराज, कोई अपराध नहीं, लेकिन चौथा आदेश नाइलैंड साम्राज्य की रक्षा कर रहा है। एथन ने लुईस को याद दिलाने की कोशिश की कि वो चौथे आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता। लुईस मुस्कुराया और लाल शराब का एक घूंट लिया जो गाड़ी में प्रवेश करने के बाद नौकरानी द्वारा परोसा गया था। राजा एथन, मुझे लगता है कि आप गहरे समुद्र के महल की शक्ति को कम आंक रहे हैं। चूंकि मैं इस्तारिन साम्राज्य पर कब्जा करने जा रहा हूं, इसलिए मैं आपको नाइलैंड साम्राज्य पर कब्जा करने में मदद करके क्षतिपूर्ति करूंगा। वो मूर्ख आथर सिंहासन की रक्षा नहीं कर सकता जब मैं व्यक्तिगत रूप से 4 ऑर्डर पावरहाउस को मार देता हूं जो उनके साम्राज्य की रक्षा कर रहा है। राजा लुईस, राजा एथन लालची और क्रोधित हो सकता है, लेकिन वो मूर्ख नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि डीप सी पैलेस नेपोका साम्राज्य को नाइलैंड साम्राज्य पर कब्जा करने की अनुमति क्यों देना चाहता था। ऐसा करने से इस्तारिन साम्राज्य को घेर लिया जाएगा जो नेपोका साम्राज्य द्वारा दो तरफ से डीप सी पैलेस का क्षेत्र बन जाएगा। एथन को यकीन था कि कोई भी राजा ऐसा नहीं चाहेगा। लुईस मुस्कुराया जैसे कि वो समझ गया हो कि राजा एथन क्या सोच रहा था। अगर सर एथन को चिंता है कि मैं आपके राज्य पर हमला करने जा रहा हूं, तो महामहिम बिना किसी कारण के चिंतित हो रहे हैं। हम गहरे समुद्र के महल की जलपरी जाति अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं देंगे। मेरी दिलचस्पी केवल इस्तारिन साम्राज्य और सिल्वर मीडो ग्रोव में है। अगर मुझे नेपोका साम्राज्य चाहिए होता तो मैं बहुत पहले ही आपके राज्य पर हमला कर देता। राजा एथन को एहसास हुआ कि राजा लुईस ने अभी जो कहा वो सच था। अगर राजा लुईस खुद 4 ऑर्डर पावरहाउस को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, तो डीप सी पैलेस कितना शक्तिशाली होगा। राजा लुईस खुद पूरे नेपोका साम्राज्य पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राजा एथन का लुईस को देखने का नजरिया बदल गया। राजा लुईस ने भी बदलाव महसूस किया और मन ही मन ये जानकर मुस्कुराया कि उसकी योजना काम कर गई। मैं केवल महामहिम को धन्यवाद दे सकता हूँ। जब तक मेरे पास उन लोगों का समर्थन है, तब तक तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोनों राजाओं के मन में अलग अलग योजनाएं और विचार थे। इस आगामी युद्ध से एक बात तो तय थी, सबसे ज्यादा फायदा छिपे हुए पक्ष को ही होने वाला था। जबकि नेपोका साम्राज्य के राजा एथन और डीप सी पैलेस के राजा लुईस एक बैठक कर रहे थे जो इस युद्ध में उन दोनों को लाभान्वित करने वाली थी। ड्रैगन किंग कुछ ऐसा करने जा रहा था जो महाद्वीप के पूरे पूर्वी क्षेत्र को हिला देने वाला था। पैलाडिन राजवंश। अभी ड्रैगन सम्राट पलाडिन राजवंश की राजधानी से 1000 मीटर ऊपर था। पलाडिन राजवंश उन 13 राज्यों में से एक था जिन्होंने इस्तारिन साम्राज्य पर हमला करने की योजना बनाई थी। पलाडिन साम्राज्य थेरा साम्राज्य के उत्तर में स्थित था। पैलाडिन नाम तब पड़ा जब 12 पैलाडिन एक साथ मिलकर इस राजवंश का निर्माण करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस राजवंश के पैलाडिन सामान्य सैनिकों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। इस राजवंश में केवल एक चीज की कमी थी और वह थी अधिक पैलाडिन को प्रशिक्षित करने के लिए धन की कमी। वर्तमान में राजवंश के पास 1000 से अधिक पैलाडिन थे। प्रत्येक पैलाडिन एक शीर्ष प्रथम श्रेणी का साधक था। आज मैं इस राजवंश को खून में डुबोने आया हूँ। आदित्य ने जो दुस्वप्न देखा था उसमें उसे राजा एथन के पीछे खड़े हर राजा के चेहरे याद आ गए। जब भी वह निर्दोष और नागरिकों को बचाने के बारे में सोचता तो दुस्वप्न में अनगिनत लाशों की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूम जाती। तूफान हेरफेर। आज मौसम बहुत अच्छा है, क्यों न हम आज रात शराब पीने बाहर चलें? जरूर, मुझे आपके साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते आप भुगतान कर रहे हो। क्यों, तुम्हारे पास पैसे नहीं है? आपको पहले से ही जवाब पता होना चाहिए यार। हमें अपने परिवारों को खिलाने के लिए मुश्किल से ही पैसे मिलते हैं। तुम्हारे विपरीत मेरा पूरा परिवार मेरी कमाई पर निर्भर है।
हर महीने मेरा सारा वेतन मेरे परिवार को भेज दिया जाता है। कभी कभी मैं चाहता हूं कि मैं स्टारिन या नाइलैंड किंगडम का बन जाऊं। मैंने सुना है कि दोनों राज्यों के सैनिकों को हर महीने उच्च वेतन के साथ साथ सुविधाएं भी मिलती हैं। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। उन बड़े राज्यों की तुलना में हमारा राज्य अभी भी कई मायनों में अविकसित है। सैनिक बनना शायद पुरुषों के लिए सबसे आसान और सबसे लोकप्रिय काम है। अगर राजा अपनी नीतियों में बदलाव करते तो मैं सैनिक बनने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर देता। क्या कभी नहीं होगा? क्या आपको पता है कि राजा को भ्रष्ट रईसों से हर साल कितना पैसा मिलता है? राजा को पता है कि उसके रईस अवैध कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जब तक पैसे का कुछ हिस्सा उसकी जेब में आ रहा है तब तक उसे इसकी परवाह नहीं है। पलाडिन राजवंश में जीवन बहुत कठिन था। यही बात अन्य आसपास के राज्यों और राजवंशों में भी हो सकती है। ये छोटे छोटे राज्य लगातार एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करते रहते थे, मुख्यतः जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए, ताकि इन राज्यों में कभी भी खाद्य आपूर्ति समाप्त न हो और उन्हें कभी भी अन्य राज्यों से भोजन खरीदना न पड़े। पलाडिन राजवंश का राजा अन्य राजाओं की तरह ही था, जो अब स्टारिन साम्राज्य पर हमला करने के लिए शामिल हो गए थे, ताकि स्टारिन साम्राज्य के पास मौजूद धन के बड़े हिस्से का एक हिस्सा प्राप्त कर सके। इन छोटे राज्यों के क्षेत्र नियमित रूप से बदलते रहते हैं। आज पैलाडिन किंगडम अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा है। एक सप्ताह बाद यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर पैलाडिन किंगडम अपने क्षेत्रों को खो दे। इस क्षेत्र का यह हिस्सा हमेशा युद्ध में रहता था। नतीजतन इन 13 राज्यों को अपने राज्यों को विकसित करने का मौका या पैसा कभी नहीं मिला। कुछ राजा अपने क्षेत्रों का विकास करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि एक उन्नत राज्य होने के क्या फायदे हैं। अगर एक राजा युद्ध नहीं चाहता था तो भी पड़ोसी राज्य उन पर हमला करना बंद नहीं करते थे। इस वजह से कई दशकों तक युद्ध की लपटें जलती रहीं। इन 13 राज्यों को अराजक भूमि कहना गलत नहीं होगा। युद्ध की भूमि। इन छोटे राज्यों के बीच कभी न खत्म होने वाले युद्धों और संघर्षों के कारण 13 राज्य एक ऐसी जगह बन गए जहां स्टारिन या नाइलैंड या नेपो का साम्राज्य जैसे बड़े राज्यों के अपराधी भाग गए। यहां तक कि कुछ राजाओं ने अपने निजी लाभ के लिए आपराधिक गतिविधियों का समर्थन किया। आज का दिन भी हर दिन की तरह ही था। पलाडिन राजवंश के लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे। आम लोगों के लिए भी अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा दान करना अनिवार्य हो गया था, अगर वे जिंदा रहना चाहते थे। जो लोग गिरोहों को पैसे देने से मना करते थे उन्हें पकड़कर गुलामों के तौर पर बेच दिया जाता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अरे, तुम्हें आसमान की तरफ देखना चाहिए। लगता है तूफान आने वाला है। पलाडिन राजवंश का आसमान लाल बिजली वाले काले बादलों से ढकने लगा। राजवंश के ऊपर पूर्व दिशा से तेज हवाएं चल रही थीं। इस समय किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके पलाडिन राजवंश पर हमला हो रहा है। कुछ ही मिनटों में लाल बिजली वाले काले बादलों ने आसमान पर कब्जा कर लिया। सूरज की रोशनी अवरुद्ध हो गई। नीला आसमान गायब हो गया। अब पूरा आसमान लाल बिजली और काले बादलों से भर गया था। समुद्र से आने वाली तेज पूर्वी हवाएं हालात को और भी बदतर बना रही थीं। महाराज, पलाडिन राजवंश के राजा के निजी और सबसे भरोसेमंद बटलरों में से एक ने राजा की अनुमति के बिना उसके शयन कक्ष का दरवाजा खोल दिया। टकराना। कैरो, तुम मेरे निजी समय में मुझे क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हारे पास आने का कोई अच्छा कारण होना चाहिए, नहीं तो आज मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। बटलर ने नग्न महिला की ओर देखा जो खुद को एक सफेद कंबल से ढक रही थी। बटलर ने राजा के सामने अपना सिर झुकाया। मैं आपको बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन महाराज, आपको ये देखना होगा। बटलर को इतना गंभीर देखकर राजा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। मोटा राजा, जो सिर्फ गुलाबी शॉर्ट्स पहने हुए था, अपने बटलर के साथ बालकनी में चला गया। मुझे यहाँ कुछ भी गलत नहीं दिख रहा। राजा ने इधर उधर देखा और पाया कि कुछ भी गलत नहीं था। उसका राज्य खड़ा था, लोग काम कर रहे थे, उसका पैसा आ रहा था, और इतना ही नहीं, वह अपने सेनापति की पत्नी के साथ अपना सबसे अच्छा समय बिता रहा था। कुछ भी गलत नहीं था। महाराज, कृपया ऊपर देखें। बटलर का चेहरा पहले से ही पीला पड़ चुका था, मानो उसने मौत के देवता को देख लिया हो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे ये शब्द कहने में ही बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि आकाश में कोई ड्रैगन है? राजा ने अपने बटलर का मजाक उड़ाया, उसे इतना घबराया हुआ देखकर। राजा ने जब सिर उठाकर ऊपर देखा तो उसके मोटे पैर कमजोर हो गए। उसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर में खड़े रहने की ताकत खत्म हो गई है। क्या हमने कब देवताओं को नाराज किया? अगर उसके बटलर ने उसकी पीठ को सहारा नहीं दिया होता तो मोटा राजा नीचे गिर जाता। अभी वो और उसका बटलर दोनों ही भयभीत नजरों से आसमान की ओर देख रहे थे। मुझे लगता है कि भगवान हमें दंड दे रहे हैं, बटलर ने जवाब दिया। दोनों ने ये सोचने से भी इनकार कर दिया कि जो कुछ वे देख रहे हैं उसे कोई नियंत्रित कर सकता है। ये स्वर्ग का प्रकोप होना चाहिए। उनके तर्क के अनुसार
दुनिया का सबसे शक्तिशाली साधक भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इस समय वहां केवल राजा ही नहीं थे, सैनिक, अभिमानी सरदार, दास, दासियां, सेवक, कुलीन, अपराधी, ठग, डाकू, साधारण लोग, व्यापारी, साहसी लोग, पता नहीं कौन था, वे सभी पीले और पूरी तरह से भयभीत दिख रहे थे। ड्रैगन सम्राट आकाश से 1000 मीटर ऊपर खड़ा था। जैसे ही ड्रैगन सम्राट ने अपने दाहिने हाथ को उठाया, उसने नीचे उतरकर हमला करने और विनाश करने का आदेश दिया। दर्द महसूस करो। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। लाल बिजली की बड़ी बड़ी कौंधें आपस में मिलने लगी। इस समय लाखों लोगों की निगाहें आसमान पर टिकी थीं। लोग कांप रहे थे, हर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हर दिशा में भाग रहे थे, बस इस विपत्ति से बचने के लिए। स्थिति इतनी खराब थी कि सैनिक, पहरेदार और यहाँ तक कि अपराधी भी, जिसने पहले कहा था कि वो लोगों को अपनी सुरक्षा देने जा रहा है, भाग रहे थे। आसमान से ड्रैगन राजा को चींटियों के आकार के जीव इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके पीछे लाल बिजली की हजारों चमक ड्रैगन का आकार लेने लगी थी। ड्रैगन का शरीर सांप के शरीर जैसा लग रहा था। लाल बिजली लगातार चटकने की आवाजें पैदा कर रही थी जो पड़ोसी राज्यों में भी सुनी जा रही थी। पूर्व दिशा से आने वाली तेज हवा और पलाडिन राजवंश के आसमान पर छाए काले बादलों ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या न्याय का दिन आ गया है। चाहे वे कहीं भी भागे या कितना भी भागें, कोई भी स्वर्ग के प्रकोप से बच नहीं सकता था। चाहे वे कहीं भी छुपे, राजधानी की सबसे सुरक्षित जगह भी असुरक्षित लगती थी। घरेलू कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जादुई जानवर पागल हो गया लगता है। उन्होंने अपने शरीर को हिलाया। वे बेतहाशा इधर उधर कूद रहे थे, उन्हें बांधने वाली रस्सी को फाड़ने और भागने की कोशिश कर रहे थे। शक्तिशाली और गर्वित पलाडिन सेना, जिसके पास राजा के बाद दूसरी सबसे अधिक शक्ति थी, स्वर्ग के क्रोध के सामने पीली और कमजोर दिख रही थी। कुछ सेकंड बाद ड्रैगन सम्राट के पीछे एक विशालकाय ड्रैगन खड़ा था। ड्रैगन का पूरा शरीर लाल बिजली से बना था जो सीधे स्वर्ग से आया था। ड्रैगन के पंख नहीं थे बल्कि उसका शरीर सांप जैसा था। लाल बिजली वाला ड्रैगन उत्साह से अपनी विशाल और लंबी पूंछ हिला रहा था, जैसे कि सभी को दिखा रहा हो कि वह जीवित है। इस दिन के बाद पलाडिन राजवंश का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। पूरे पलाडिन राजवंश में हर किसी ने स्पष्ट रूप से ये शब्द सुने जो प्रतीत होता है कि स्वर्ग से आए हैं। ये ड्रैगन सम्राट का क्रोध है, जाना। यह आ रहा है, हम निश्चित रूप से मर चुके हैं। पलाडिन राजवंश की राजधानी के लोगों ने जो आखिरी चीज देखी, वह थी लाल रंग की चमकीली रोशनी जिसने एक सेकंड के लिए उनकी आंखों को अंधा कर दिया। अगले ही सेकंड में कुछ ऐसा हुआ जिसने महाद्वीप के पूरे पूर्वी क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। बूम! पलाडिन राजवंश के साथ सीमा साझा करने वाले पड़ोसी राज्य थे इवेरियन राजवंश, ड्रिरल साम्राज्य, थेरा साम्राज्य और क्यूरा राजवंश। चारों राज्यों के लोग जोरदार विस्फोट को सुन पाए। इवेरियन राजवंश, ड्रिरल साम्राज्य, थेरा साम्राज्य और क्यूरा राजवंश, चारों राज्यों की भूमि ऐसे हिलने लगी जैसे कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। कुछ ही सेकंड में विस्फोट की आवाज इन चार छोटे राज्यों में रहने वाले लाखों प्राणियों के कानों तक पहुंच गई। इस बीच पलाडिन राजवंश की हालत पूरी तरह से प्रकृति के हाथों में थी। जब 1000 मीटर लंबे विशालकाय लाल रंग के बिजली के ड्रैगन ने पलाडिन राजवंश की राजधानी पर हमला किया, तो एक जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट के बाद हवा में धुएं और धूल का एक विशाल मशरूम बादल उठा। मशरूम बादल इतना बड़ा था कि दूसरे राज्यों के लोग भी इसे साफ साफ देख पा रहे थे। हमले की वजह से ही 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। राजधानी के 15 किलोमीटर के दायरे में बसे सभी छोटे छोटे गांव और कस्बे इस हमले की वजह से तुरंत ही नष्ट हो गए। डिंग! आपने एक शीर्ष 2 क्रम पैलाडिन को मार दिया है। आपके अनुभव अंक सहेज लिए गए हैं। डिंग! आपने एक शीर्ष 2 क्रम पैलाडिन को मार दिया है। आपके अनुभव अंक सहेज लिए गए हैं। डिंग! आपने एक मिड फेस सेकंड ऑर्डर पैलाडिन को मार दिया है। आपके अनुभव अंक सहेज लिए गए हैं। डिंग! आपने पीक फेस सेकंड ऑर्डर पैलाडिन को मार दिया है। आपके अनुभव अंक सहेज लिए गए हैं। डिंग! आपने एक शीर्ष 2 क्रम पैलाडिन को मार दिया है। आपके अनुभव अंक सहेज लिए गए हैं। डिंग! डिंग! आदित्य ने सिस्टम से लगातार आ रहे संदेशों को अनदेखा कर दिया। वो आसमान से 1000 मीटर ऊपर खड़ा था और उस गहरे गड्ढे को ठंडे मन से देख रहा था जो कुछ मिनट पहले एक बड़ा हलचल भरा शहर हुआ करता था। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। ड्रैगन सम्राट ने लोगों को ऐसे मारा जैसे वो कीड़ों को कुचल रहा हो। युद्ध में कोई दया नहीं होती। तुमने मेरे लोगों के साथ भी यही किया। मैंने सिर्फ एहसान चुकाया है। आदित्य शुरू से ही नायक नहीं था। एक राजनीतिज्ञ होने के नाते उसके हाथ शुरू से ही गंदे थे। हालांकि उसने हमेशा कोशिश की कि निर्दोषों को इसमें शामिल न किया जाए।
वो कभी भी नायक बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो एक स्वार्थी व्यक्ति था जो अपने हित और अपने राज्य को सबसे ऊपर रखता था। शुरुआती 3 ऑर्डर को तोड़ने और दिव्य वंश प्राप्त करने से पहले आदित्य को थेरा साम्राज्य से परे स्थित 13 छोटे राज्यों में से किसी पर हमला करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आदित्य ने पोका साम्राज्य को भी नहीं छुआ होगा क्योंकि उसने राजा एथन को अपना वचन दिया था कि वो उसके साम्राज्य के खिलाफ युद्ध शुरू करने की कोई पहल नहीं करेगा। मैंने कहा था कि मैं पहल नहीं करने जा रहा हूं। तुम्हारे चरित्र को जानते हुए मुझे पहले से ही पता था कि तुम युद्ध शुरू करने जा रहे हो। ये पलाडिन राजवंश का अंत है। 12 वास्तव में 15 और बचे हैं। आदित्य ने अपनी हिट लिस्ट में नाइलैंड, नेपोका और डीप सी पैलेस तीनों सेनाओं को शामिल किया। दृश्य परिवर्तन अंडरस्को वो कहाँ है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझे 2 घंटे तक इंतजार करवा रहा है। महिला, कृपया शांत हो जाइए। मैं महामहिम की ओर से माफी मांगता हूँ। मुझे लगता है कि महामहिम के पास बिना किसी को बताए अचानक शाही महल छोड़ने का कोई अच्छा कारण होगा। वॉटसन ने एलिसिया को शांत करने की पूरी कोशिश की। इस समय धन की देवी बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी। उसकी नाखुशी का कारण स्पष्ट रूप से उसका पति था, जिसने पूरे इस्तारिन साम्राज्य को बदल दिया था। वॉटसन, क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा समय कितना कीमती है? राजाओं को मुझसे मिलने का मौका पाने के लिए कई दिन इंतजार करना पड़ेगा। मेरा समय बहुत कीमती है। धन की देवी के रूप में एलिसिया हर एक सेकंड को महत्व देती थी। उससे कुछ मिनटों के लिए मिलने के लिए यहां तक कि 5वें स्तर के गुट के नेताओं को भी कई दिन इंतजार करना पड़ता। फिर भी आदित्य नाम के इस आदमी ने उसे 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करवाया। एलिसिया इस बात से बहुत नाराज थी। उसने कभी किसी का इतना लंबा इंतजार नहीं किया। अगर उसके किसी बिजनेस पार्टनर ने उसे इतना लंबा इंतजार करवाने की हिम्मत की होती तो वो बस उनके सौदे रद्द कर देती और फिर कभी उस पार्टी के साथ काम नहीं करती। एलिसिया के लिए समय ही धन है। महारानी, मैं एक बार फिर आपसे बहुत क्षमा मांगता हूँ। कृपया थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। मुझे विश्वास है कि महामहिम शीघ्र ही लौट आएंगे। एलिसिया ने वॉटसन की तरफ आंखें घुमाईं। तुम पिछले 2 घंटों से मुझसे एक ही बात कह रहे हो। एलिसिया स्पष्ट रूप से असंतुष्ट थी। भले ही वह जिस व्यक्ति से मिलने वाली थी वह नाम मात्र का उसका पति ही क्यों न हो, एलिसिया इतना समय बर्बाद करने को तैयार नहीं थी। मुझे क्या करना चाहिए? वॉटसन ने अपने माथे का पसीना पोंछा। अभी एलिसिया ने वॉटसन को इतना परेशान कर दिया था कि उसके जैसे तीसरे दर्जे के व्यक्ति को भी घबराहट में पसीना आ रहा था। मैं वापस आ गया हूं। जानी पहचानी आवाज सुनकर वॉटसन को अचानक लगा जैसे उसके कंधों का बोझ उतर गया हो। एलिसिया की ओर देखकर वह मुस्कुराया और शांत हो गया। देवी के क्रोध को संभालने का जिम्मा उसके मालिक पर था। यहां उसका कर्तव्य पूरा हो चुका था। वॉटसन बिना कोई आवाज किए चुपचाप लिविंग रूम से बाहर चला गया, जबकि आदित्य कमरे में दाखिल हो गया। मिस्टर आदित्य, आपको सीकर ऑफ इम्प्योरिटी के नेता को 2 घंटे तक इंतजार करवाने में थोड़ी घबराहट हो रही है। उसकी ठंडी मुस्कान को देखकर आदित्य को पता चल गया कि वह फंस गया है। आदित्य मीटिंग के बारे में पूरी तरह से भूल गया था और पलाडिन राजवंश की देखभाल करने के लिए चला गया था। हालांकि एक पूर्व राजनीतिज्ञ के रूप में ड्रैगन किंग को पता था कि इस तरह की स्थिति को कैसे संभालना है। वो शांत दिख रहा था। वो आमतौर पर एलिसिया को एक सौम्य मुस्कान देते हुए विपरीत सोफे पर बैठता था। मैं आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि तुम मुझे देर से आने के लिए क्या बहाना दोगे। एलिसिया जानती थी कि यह आदमी उसे नहीं बताएगा कि वो कहाँ गया था। आदित्य ने अपने लिए चाय का प्याला उठाया और बोला, हे देवी, मैं सिल्वर मीडो ग्रोव में उस चमत्कारी हृदयाकार जड़ी बूटी के पास गया था जो तुम्हारे हृदय को केवल मेरा बना देगी। पत्फ, हा हा हा, ये तो वाकई एक बढ़िया मजाक था। देवी खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि आदित्य के प्रति उसका जो गुस्सा पहले था वो अब गायब हो चुका था। क्या मैं गंभीर हूं? मैं वास्तव में अपनी पत्नी के लिए चमत्कारी हृदय के आकार की जड़ी बूटी खोजने गया था। इस बार एलिसिया स्तब्ध रह गई। उसने मुस्कुराना बंद कर दिया और गंभीरता से आदित्य की ओर देखा। मैं आपकी पत्नी नहीं हूं, एलिसिया ने ठंडे और धमकी भरे लहजे में जवाब दिया। धन की देवी को इतना गंभीर देखकर आदित्य को अपनी आंखें घुमाने का मन हुआ। जाहिर है वो उसके साथ मजाक कर रहा था। गिल्ड लीडर, मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं कहता। इसके अलावा तुम जैसी किसी को पत्नी के रूप में कौन चाहेगा? मुझे गलत मत समझो, तुममें वाकई वो स्त्रीत्व नहीं है जो एक लड़की में पुरुषों को आकर्षित करने के लिए होना चाहिए। मेरी जूलिया तुमसे 100 गुना ज्यादा सुंदर है। तुम देवी को क्रोध को नियंत्रित करते हुए कांपते देख आदित्य को अचानक लगा कि उसने बहुत कुछ कह दिया है। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं।
मैं आपकी पत्नी नहीं हूं, एलिसिया ने ठंडे और धमकी भरे लहजे में जवाब दिया। धन की देवी को इतना गंभीर देखकर आदित्य को अपनी आंखें घुमाने का मन हुआ। जाहिर है वो उसके साथ मजाक कर रहा था। गिल्ड लीडर, मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं कहता। इसके अलावा तुम जैसी किसी को पत्नी के रूप में कौन चाहेगा? मुझे गलत मत समझो, तुम में वाकई वो स्त्रीत्व नहीं है जो एक लड़की में पुरुषों को आकर्षित करने के लिए होना चाहिए। मेरी जूलिया तुमसे 100 गुना ज्यादा सुंदर है। तुम देवी को क्रोध को नियंत्रित करते हुए कांपते देख आदित्य को अचानक लगा कि उसने बहुत कुछ कह दिया है। गिल्ड लीडर, कृपया शांत हो जाइए। गुस्सा होना लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने सुना है कि जो लोग आसानी से गुस्सा हो जाते हैं उनके चेहरे पर कम उम्र में ही झुर्रियां पड़ जाती हैं। एलिसिया ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। वो वेस्टनिया महाद्वीप की सबसे खूबसूरत महिला थी। धन की देवी की सुंदरता जूलिया से कुछ कम नहीं है। दोनों लड़कियां असाधारण रूप से सुंदर थीं। एलिसिया जानती थी कि आदित्य उससे केवल मजाक कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश जब उसने उसे परोक्ष रूप से बदसूरत कहा तो वो खुद को गुस्सा होने से नहीं रोक पाए। महाराज, मुझे यकीन है कि आज मुझे बुलाने के पीछे आपके पास कोई कारण होगा। दूसरे शब्दों में, धन की देवी ड्रैगन राजा के खिलाफ द्वेष रखती थी। वो समझ गया कि वो उसे कितनी औपचारिकता से संबोधित कर रही थी। एलिसिया भी अप्रत्यक्ष रूप से उससे कह रही थी कि वो और समय बर्बाद न करे और उसे बताए कि वो क्या चाहता है। लेकिन आदित्य ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने चाय की चुस्की लेते हुए एलिसिया की तरफ हल्की मुस्कान के साथ देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका मजाक दिखने में एकदम परफेक्ट देवी एलिसिया को इतना गुस्सा दिला देगा। जब आदित्य उससे मिला तो उसे लगा कि एलिसिया एक ऐसी इंसान है जो अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखती है, क्योंकि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करती है और हर समय खुद को शांत और संयमित रखती है। यह मुलाकात उनकी तीसरी मुलाकात थी। आदित्य को एहसास हुआ कि नाम में उनकी दूसरी पत्नी सिर्फ एक ठंडी कामचोर अध्यक्ष नहीं है। एलिसिया के पास अन्य भावनाएं थीं जो उसने दूसरों को नहीं दिखाई। उदाहरण के लिए, गिल्ड लीडर का गुस्सा होना एक बहुत ही दुर्लभ बात है। मिस एलिसिया, आप ये चाय क्यों नहीं पीती? मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएगी। एलिसिया को उसका सवाल सुनकर वहां से जाने का मन हुआ। 2 घंटे तक इंतजार करते हुए उसने 5 कप से ज्यादा चाय पी ली थी। अब इस आदमी ने हिम्मत करके उससे और चाय पीने के लिए कहा। महाराज, मैं वास्तव में आभारी रहूंगी यदि आप मुझे बता दें कि आप क्या चाहते हैं। मुझे और भी काम करने हैं। एलिसिया का स्वर अधीर था। वो वापस जाना चाहती थी। 2 घंटे बर्बाद करना उसके लिए पहले से ही बहुत ज्यादा था। वो और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। चूंकि गिल्ड लीडर जल्दी में है इसलिए मैं अब आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, आदित्य ने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा। आखिरकार एलिसिया ने राहत की सांस ली। मुझे 11 सैटायर हॉर्न, 100 उच्च श्रेणी के मैना स्टोन, 11 लीटर यूनिकॉर्न का ताजा खून चाहिए। राजा को जो चीजें चाहिए थी उनका नाम सुनकर एलिसिया आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सकी। महाराज, क्या आप शायद शहर की रक्षात्मक बाधाएं बनाने की योजना बना रहे हैं? एलिसिया जानती थी कि इन वस्तुओं का उपयोग शहर की रक्षात्मक बाधाएं बनाने और टेलीपोर्टेशन एरे बनाने के लिए किया जाता था। आदित्य ने देखा कि एलिसिया अब अपनी पुरानी शांति वापस पा चुकी है। हाँ, मैं रक्षात्मक अवरोध और टेलीपोर्टेशन एरे बनाने की योजना बना रहा हूँ। आदित्य ने एलिसिया से यह बात नहीं छिपाई। वो रक्षात्मक अवरोधों के साथ इस्तारिन साम्राज्य को उन्नत करने की योजना बना रहा था। इस्तारिन साम्राज्य के सभी शहरों को जोड़ने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करना। क्या मैं एक निजी प्रश्न पूछ सकता हूँ? आगे बढ़ो। रक्षात्मक अवरोध और टेलीपोर्टेशन एरे कौन बनाएगा? एलिसिया ने जूलिया से सुना था कि आदित्य रून में अच्छा था, लेकिन उसके रून कौशल 3 स्टार रून मंत्रों को खींचने के लिए पर्याप्त नहीं थे। क्या होगा यदि मैं कहूं कि मैं रक्षात्मक अवरोध और टेलीपोर्टेशन सरणियां बनाने जा रही हूं? इस बार देवी शांत नहीं रह सकी। लेकिन मैंने सुना है कि आप 1 महीने पहले 2 स्टार रन मास्टर थे। एलिसिया जानती थी कि प्रतिभाशाली रन मास्टर को भी 3 स्टार रैंक तक पहुंचने में पूरा 1 साल लग जाएगा, लेकिन यहां यह आदमी दावा कर रहा था कि वो 3 स्टार रून मंत्र बना सकता है। मानो या न मानो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आदित्य ने विस्तार से कुछ नहीं बताया। चाहे वो उसकी बातों पर यकीन करे या न करे, आदित्य को इसकी परवाह नहीं है। ठीक है, लेकिन उन सामग्रियों को प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। वो देवी को मुस्कुराते हुए देखता रहा। जैसे जैसे कुछ सेकंड मौन में बीतते गए, उसकी घूरती निगाहें देवी को असहज करने लगीं। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मिस एलिसिया, आपका गिल्ड महाद्वीप के लगभग हर कोने में फैला हुआ है। मुझे यकीन है कि आपके गिल्ड के पास व्यक्तिगत टेलीपोर्टेशन एरे हैं जो आपको और आपके गिल्ड सदस्यों को इधर उधर जाने की अनुमति देते हैं।
उन सामग्रियों को प्राप्त करना आपके लिए सबसे आसान काम होना चाहिए। आदित्य को संदेह था कि अशुद्धता के साधक के पास निजी टेलीपोर्टेशन एरे हैं जब उसने सुना कि एलिसिया एक दिन के भीतर पीक छठे क्रम के लाइटनिंग वन हिरण का दिल पाने में कामयाब रही। तुम्हें पता था? एलिसिया ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। मैं इस बात को लेकर 80% आश्वस्त था, लेकिन अब मैं 100% आश्वस्त हूं। ठीक है, लेकिन इन सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करने में अधिक लागत आएगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अभी मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मुझे कल दोपहर से पहले सारी सामग्री चाहिए। हम इतने कम समय में काम पूरा करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसे पूरा करूंगा। लेकिन ये जान लो कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए कोई छूट नहीं दे रहा क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं। व्यापार तो व्यापार है। आदित्य ने सिर हिलाया। अभी उसकी जेब में लाखों थे। उसके लिए पैसे से ज्यादा उसके राज्य की सुरक्षा मायने रखती थी। अपने पैसे बचाने के बजाय वो उसे अपने राज्य को और भी मजबूत बनाने में लगाएगा। ठीक है, अगर और कुछ नहीं हुआ तो मैं विदा लेता हूं। एलिसिया जाने ही वाली थी कि तभी आदित्य के शब्दों ने उसे रोक दिया। देवी, चूंकि मैंने आपकी मदद करने का वादा किया है, तो आप मेरी थोड़ी मदद क्यों नहीं करती? देवी तुरंत समझ गई कि वह क्या चाहता था। यदि आप अन्य राज्यों के बारे में जानकारी की तलाश कर रहे हैं, तो मुझे माफी मांगनी होगी। अशुद्धता का साधक किसी भी राज्य के लिए काम नहीं करता है। आदित्य ऐसा पहला राजा नहीं था जिसने उससे ऐसा कुछ मांगा हो। कई अन्य राजाओं और रईसों ने भी गिल्ड का समर्थन हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन सभी असफल रहे हैं। जूलिया का उद्देश्य राजनीति में शामिल होना नहीं, बल्कि व्यापार करना था। देवी, इस बार आप मेरी मदद क्यों नहीं करती? मैं भविष्य में आपकी मदद करूंगा जब आपको मेरी मदद की जरूरत होगी। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप नाइलैंड साम्राज्य पर नजर रखें। मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस साम्राज्य में हो रहे बदलावों के बारे में बताएं। आदित्य को आश्चर्य नहीं हुआ जब एलिसिया ने उसकी बात सुने बिना ही उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन वो फिर भी कोशिश करना चाहता था। आदित्य, क्या तुम मुझे देवी कहकर संबोधित करना बंद कर सकते हो? ठीक है, मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं। अगले 5 मिनट तक देवी गहरी खामोशी में डूबी रही। कुछ देर सोचने के बाद देवी ने अपना सिर हिलाया। आदित्य, मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं है, लेकिन न तो मैं और न ही अशुद्धता संघ का साधक किसी राजनीति में शामिल होगा। मेरा इरादा व्यापार करना है। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कुछ गुप्त सेनाएं मुझे और मेरे राज्य को निशाना बना रही हैं? क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे ही नाइलैंड राजा मरेगा, 15 राज्य स्टारिन साम्राज्य पर हमला करेंगे? आदित्य की बातें सुनकर एलिसिया की आंखें चौड़ी हो गईं। अगले दिन पलाडिन राजवंश के साथ जो हुआ उसकी खबर हर तरफ फैल गई। पलाडिन राजवंश के साथ जो हुआ उससे सभी राजा भयभीत हो गए। पता चला कि कुल पलाडिन राजवंश का 1/3 हिस्सा नष्ट हो गया था और एक विशाल गड्ढे में बदल गया था। कुछ लोगों ने दावा किया कि 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अपराधी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। केवल एक ही बात सबको पता थी, वो थी आसमान से ड्रैगन के रूप में उतरी लाल बिजली। ये खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि राजा एथन, राजा लुइस और अन्य राजाओं को, जिन्होंने गुप्त रूप से गठबंधन बनाया था, एक तत्काल बैठक बुलानी पड़ी। किसी को भी आदित्य पर यह संदेह नहीं था क्योंकि सभी जानते थे कि स्टारिन राजा के पास लाल बिजली की शक्ति नहीं थी। एक और बात जिसने राजा एथन और राजा लुइस को तत्काल बैठक के लिए बुलाया, वो ये थी कि राजा आदित्य ने 33 शक्तिशाली जंगली ड्रैगन और वाइवन खरीदे थे। खबरों के अनुसार आधे से ज्यादा जंगली ड्रैगन और वाइवन चौथे क्रम के शुरुआती थे। इस खबर ने डीप सी पैलेस के राजा को छोड़कर सभी को चिंतित कर दिया। नाइलैंड के राजा को भी खबर मिल गई। उसने आदित्य को इन जंगली ड्रैगन और वाइवन के बारे में बताने के लिए एक पत्र भेजा। आदित्य ने झूठ बोला। उसने एक बेकार बहाना बनाया। भले ही नाइलैंड के राजा को पता था कि आदित्य झूठ बोल रहा है, लेकिन उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि मौजूदा स्टारिन साम्राज्य ने सैन्य शक्ति में उनसे आगे निकल गया था। इस बीच आदित्य अपने सभी 11 शहरों में रक्षात्मक अवरोध और टेलीपोर्टेशन एरे बनाने में व्यस्त हो गया। पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में उसे कुल 15 दिन लगे। 15वें दिन आदित्य को नाइलैंड किंगडम से कुछ दुर्भाग्यपूर्ण समाचार मिला। ईमानदारी से कहूं तो इस खबर ने उसे चौंकाया नहीं। नाइलैंड के राजा, जिन्होंने नाइलैंड साम्राज्य पर शासन किया और कई दशकों तक इसकी रक्षा की, का निधन हो गया है। जैसा कि आदित्य ने अपने बुरे सपने में देखा था, ऐसा लगता है कि नाइलैंड के राजा का बेटा राजकुमार आर्थर अगला राजा बनने में कामयाब हो गया है। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। नाइलैंड किंगडम _ अब मैं आधिकारिक रूप से नाइलैंड साम्राज्य का ताज राजा आर्थर के सिर पर रखूंगा, उस सिंहासन पर बैठे जो पहले उनके पिता का था।
जिस सिंहासन के अतीत में कई मालिक थे, अब उस सिंहासन का स्वामित्व आथा बेरी राजकुमार और मृतक नाइलैंड राजा मार्क वेगा के पुत्र के पास था। सुनहरे सिंहासन पर बैठे राजकुमार आथा सुंदर आदमी ने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ दूसरों को देखा। अभी उसका राजा बनने का सपना पूरा होने वाला था। वह नाइलैंड साम्राज्य का आधिकारिक राजा बन गया था और इसके साथ ही अब कोई भी उसे रोकने वाला नहीं था। मैंने पहले ही उनसे मेरे अन्य भाइयों का ख्याल रखने के लिए कहा है। जब मैं नाइलैंड किंग के सिंहासन पर बैठता हूं और राजा का ताज प्राप्त करता हूं, तो मेरे भाई उन लोगों के हाथों मर रहे होते हैं। अब कोई नहीं जानता था कि राजा आथा के दिमाग में क्या चल रहा था। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि राजा आथा अगला राजा बनेगा। भले ही लोगों को पता हो कि राजा आथा ने राजा बनने के लिए क्या किया, वे अब उसका कुछ नहीं कर सकते। हालांकि मुझे इसका थोड़ा अफसोस है, लेकिन अपने उज्जवल भविष्य के लिए मुझे अपने पिता को मारना पड़ा। राजकुमार आथा ने अपने पिता को जहर देकर मार डाला था। यह मुख्य महाद्वीप से खरीदा गया एक शक्तिशाली प्रकार का जहर था। यह जहर 5वें क्रम के शिखर को भी मार सकता था। लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि उसके पिता की स्वाभाविक मृत्यु हुई थी, आथा ने उन लोगों से अपने पिता पर कुछ शक्तिशाली शाप लगाने के लिए कहा। अगर उसने पूर्व नाइलैंड राजा पर वे शाप नहीं डाले होते, तो बूढ़ा आदमी आसानी से अगले 100 साल तक जीवित रह सकता था। लेकिन आथा बस इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहता था। उसे मौका मिल गया। उसके पिता की मृत्यु ने न केवल उसे सिंहासन दिलाया, बल्कि नाइलैंड साम्राज्य और स्टारिन साम्राज्य के बीच गठबंधन को भी खत्म कर दिया। नाइलैंड राजा की मृत्यु के साथ हर कोई स्टारिन साम्राज्य को निशाना बनाने जा रहा है। जब नेपोका और अन्य सहयोगी राज्य स्टारिन साम्राज्य पर हमला करेंगे, तो मैं भी पश्चिम से अपनी सेना भेजूंगा। मुझे यकीन है कि राजा आदित्य ने नाइलैंड साम्राज्य से इस विश्वासघात की उम्मीद नहीं की होगी। आथा अंदर ही अंदर राजा आदित्य के चेहरे पर उस भाव की कल्पना कर सकता था जब उसे पता चलता है कि नाइलैंड साम्राज्य ने उनके साथ विश्वासघात किया है। मैं अपने आदमियों से उन रईसों से भी छुटकारा पाने को कहूंगा जिन्हें पहले भाइयों ने समर्थन दिया था। मैं उन सांपों को ऐसे ही नहीं रहने दे सकता। मैं उन्हें और उनके परिवार को मार डालूंगा। आथा ने पहले उन रईसों से पक्ष बदलने और उसके लिए काम करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उसके भाइयों का समर्थन करना जारी रखा। आथा ने देखा कि प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए स्वर्ण मुकुट के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। यह उसका सपना था। उसने कितनी बार कल्पना की थी कि उसे नाइलैंड साम्राज्य का राजा घोषित किया जाएगा। अपने भाइयों को खत्म करने और राजा बनने की एक आदर्श योजना बनाने की कोशिश में उसने कितनी रातें बिना सोए बिताई हैं। आज मुझे अपनी वर्षों की कड़ी मेहनत का परिणाम मिल रहा है। पर्दे के पीछे से उसकी मदद करने वाले लोगों को याद करते हुए आथा की आंखें ठंडी हो गईं। उन लोगों ने गुलामों जैसा व्यवहार करने की हिम्मत की है। नाइलैंड किंगडम के राजा के साथ कुछ नामी लोगों ने गुलामों जैसा व्यवहार किया। उन रईसों से निपटने के बाद मैं जल्द ही द लीग ऑफ द ब्लैक टूम से निपटूंगा। आथा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका पूरा शरीर भावनाओं में कांप उठा। वो बता नहीं सकता कि आज वो कितना उत्साहित महसूस कर रहा था। राजा बनने की राह पर उसे कुछ निजी त्याग करने पड़े, जैसे अपने पिता और भाइयों की मृत्यु। ये सब इसके लायक था, क्योंकि वो आखिरकार अपने सपने को पूरा करने में कामयाब हो गया था। मार्क वेगा, भूतपूर्व नाइलैंड राजा का कल रात निधन हो गया। राजकुमार आथा ने पूरा दिन भी इंतजार नहीं किया। उसने जल्द ही खुद को राजा घोषित कर दिया। आथा के शासन पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। आथा के राजा होने से असंतुष्ट शक्तिशाली लोगों को गुप्त रूप से द लीग ऑफ द ब्लैक टूम के सदस्यों द्वारा मार दिया गया। उसी समय नेपोका साम्राज्य, डीप सी पैलेस साम्राज्य और अन्य 12 राज्यों की सेना ने स्टारिन साम्राज्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। पलाडिन राजवंश पहले से ही खंडहर में था। राजवंश अब अस्तित्व में नहीं था। आदित्य के हमले ने राजवंश के सभी सदस्यों को मार डाला था। पलाडिन राजवंश की भूमि भी बहुत बुरी तरह से नष्ट हो गई थी। कोई भी राज्य या राजवंश उस पूर्व पलाडिन राजवंश की भूमि पर कब्जा नहीं करना चाहता था। हाँ, स्टारिन राजा के पास घुटने टेकने और आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम स्टारिन साम्राज्य के हर कोने पर कब्जा नहीं कर लेते। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। राजा इथन और राजा लुइस तथा उसके बाद अन्य 12 राजा उस समय घोड़ों पर सवार थे। घोड़ों पर सवार होकर राजाओं ने सैनिकों की बातें सुनी। सैनिक आत्मविश्वास से भरे हुए थे। 14 गुटों की संयुक्त सेना 10 लाख से अधिक थी। सिर्फ डीप सी पैलेस किंगडम ने ही 5 लाख से ज्यादा सैनिक खरीदे थे, जबकि नेपोका किंगडम के पास दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सैनिक थे, जो 150,000 सैनिक थे। राजा एथन यही नहीं रुके। अपने सभी सैनिकों को लाने के अलावा उन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल भाड़े के सैनिकों के राज्य से 100,000 सैनिकों को किराए पर लेने के लिए भी किया।
भाड़े के सैनिकों का राज्य एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र था जो मुख्य रूप से सैनिकों को प्रशिक्षित करता था और उन्हें पैसे के बदले राज्यों को उधार देता था। भाड़े के सैनिकों के राज्य ने स्टालिन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में उसकी मदद करने के लिए 100,000 सैनिक भेजे थे। ईमानदारी से भाड़े के सैनिकों के राज्य को लगा कि तीसरे दर्जे के राज्य का सामना करने के लिए 1 मिलियन से अधिक सैनिकों को लाना बहुत ज्यादा है। हाल ही में उभरे स्टालिन साम्राज्य को कुचलने के लिए 5 लाख सैनिक भी पर्याप्त होंगे। बेशक भाड़े के सैनिकों का राज्य राजा एथन के साथ अपने विचार साझा नहीं करता था। उनके लिए पैसा सबसे ज्यादा मायने रखता था। भाड़े के सैनिकों का राज्य उन गुटों में से एक था जो युद्ध के समय बड़ा मुनाफा कमाते थे। हालांकि भाड़े के सैनिकों के राज्य से सैनिकों का उपयोग करने में एक बड़ी खामी थी। नियमित रूप से प्रशिक्षित सैनिकों के विपरीत भाड़े के सैनिकों के राज्य के सैनिक वफादार नहीं थे। अगर वे खुद को किसी प्रतिकूल परिस्थिति में पाते हैं तो उनके लिए युद्ध से भाग जाना सामान्य बात थी। यही कारण है कि कई राजा भाड़े के सैनिकों के राज्य से सैनिक खरीदने से कतराते थे। लेकिन राजा एथन को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो जानता था कि जिन सैनिकों से उसने खरीदा था वे भाग जाएंगे, लेकिन वो बहुत चिंतित नहीं था। भले ही स्टालिन साम्राज्य मजबूत हो गया हो, क्या ड्रैगन राजा लाखों से ज्यादा की सेना के खिलाफ लड़ सकता है? क्या स्टालिन राजा उनके चौथे और पांचवें क्रम के शक्तिशाली लोगों का सामना कर सकता है? लाखों से ज्यादा की सेना के सामने स्टालिन सैनिक कितने समय तक टिक पाएंगे? तो कुल मिलाकर अभी नेपोका साम्राज्य के पास 2,50,000 से ज्यादा सैनिक थे। लगभग सभी सैनिक उच्च प्रशिक्षित थे और शीर्ष प्रथम श्रेणी के साधक थे। सभी सैनिकों को बेहतरीन कवच और हथियार मुहैया कराए गए थे। जबकि 12 राज्यों की संयुक्त सेना लगभग 4,80,000 थी। इसलिए स्टालिन साम्राज्य को जिन सैनिकों का सामना करना था उनकी कुल संख्या 1,230,000 थी। इतना ही नहीं, राजा लुईस द्वारा खरीदे गए आधे मिलियन सैनिक अन्य सैनिकों की तुलना में कहीं बेहतर और मजबूत थे। हजारों दूसरे क्रम के और सैकड़ों तीसरे क्रम के सैनिक थे। पूर्वी क्षेत्र के इतिहास में ये पहली बार है कि 14 गुटों ने एक साथ गठबंधन बनाया है, सिर्फ उस राज्य को हराने के लिए जो चौथे दर्जे का भी शक्तिशाली देश नहीं है। डाइंग आइल महाद्वीप के पूरे इतिहास में भी ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि स्टालिन साम्राज्य, जिसके बारे में अफवाह है कि उसके पास 2,200,000 से अधिक सैनिक है, 10,230,000 1,230,000 की सेना के सामने कैसे खड़ा होगा। राजा एथन के चेहरे पर अहंकारी भाव था। राजा लुईस को छोड़कर सभी को लगा कि राजा एथन को अहंकारी होने का पूरा अधिकार है। सर एथन, मुझे लगता है कि आपने गलत सवाल पूछा है। सवाल ये होना चाहिए कि स्टालिन साम्राज्य 1,230,000 1,230,000 सैनिकों के हमले से कैसे बचेगा। राजा एथन राजा लुईस की बातें सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। 15 दिनों में दोनों राजाओं के बीच संबंध वास्तव में अच्छे हो गए हैं। राजा लुईस ने नेपोका साम्राज्य की कई तरह से मदद की है। डीप सी पैलेस ने समुद्र के नीचे पाई जाने वाली दुर्लभ सामग्रियों को सस्ते दामों पर नेपोका साम्राज्य को बेचा है। राजा लुईस ने व्यक्तिगत रूप से नेपोका साम्राज्य की रक्षा के लिए कई शक्तिशाली तीसरे आदेश भेजे। राजा एथन ने राजा लुईस और डीप सी पैलेस साम्राज्य की ईमानदारी को महसूस किया। अभी नेपोका साम्राज्य को डीप सी पैलेस द्वारा स्टालिन साम्राज्य पर कब्जा करने से कोई समस्या नहीं थी। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। अध्याय 136 बोनस अध्याय। अध्याय 136 युद्ध की तैयारी। यह अध्याय पाठकों कैओस मास्टर और द दीप को समर्पित है जिन्होंने इस उपन्यास को आइस कोला और पिज्जा भेंट किया। पाठकों कैओस मास्टर और द दीप को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी सेना की आवाजाही स्वाभाविक रूप से पूरे पूर्वी क्षेत्र का ध्यान आकर्षित करेगी। हर दूसरा गुट जो न तो स्टालिन साम्राज्य के साथ और न ही नेपोका साम्राज्य के साथ शामिल था, उनकी नजर युद्ध पर थी। कोई भी सचमुच महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में एक भी व्यक्ति यह विश्वास नहीं करता था कि स्टालिन साम्राज्य इस लड़ाई से बाहर आ सकता है जब तक कि कोई बाहरी कारक उनकी मदद न करे। उन्हें संदेह था कि भले ही नाइलैंड लैंड और थेरा किंगडम अपनी सारी सेना स्टालिन साम्राज्य की मदद के लिए भेज दें, फिर भी यह पर्याप्त नहीं होगा। 10,200,000 की सेना इस समय नेपोका साम्राज्य में थी। सेना ईस्टक्लिफ क्षेत्र पर हमला करने जा रही थी जो पहले नेपोका साम्राज्य का हिस्सा था। राजा वेगा और आदित्य के दबाव में एथन के पास अपने क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा स्टालिन साम्राज्य को देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हर कोई, चाहे वो किसी भी सामाजिक स्थिति या वर्ग या जाति का क्यों न हो, जानता था कि ईस्टक्लिफ क्षेत्र युद्ध का केंद्र बनने जा रहा है। जाहिर है
सेना के आने से पहले ही नागरिक व्राने शहर की ओर पलायन करने लगे थे, जिस पर आदित्य के सबसे भरोसेमंद आदमियों में से एक ड्यूक सर्लिस माविन का शासन था। ईस्ट क्लिफ क्षेत्र और व्राने शहर के बीच की दूरी बहुत बड़ी थी। व्राने शहर तक पहुंचने के लिए 7 दिनों से ज्यादा पैदल चलना पड़ता। आदित्य के पास कोई विकल्प नहीं था कि वो लोगों को टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करके व्राने शहर में शरण लेने दे। ये जानते हुए कि एक बड़ी आबादी व्राने शहर की ओर जाने वाली थी, आदित्य ने लोगों के लिए बड़ी मात्रा में भोजन, पानी और टेंट भेजे थे। जाहिर है कि शहर इतना बड़ा नहीं था कि सैकड़ों हजार लोगों को घर दे सके। इसके बजाय आदित्य के पास पलायन करने वाले लोगों को शहर के बाहर रहने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेशक नागरिकों को पानी और आश्रय के साथ प्रतिदिन 3 बार भोजन दिया जाने वाला था। व्राने शहर में 1 लाख से ज्यादा लोगों को भेजने की प्रक्रिया बिल्कुल भी आसान नहीं थी। राजा वेगा के मरने से 1 रात पहले आदित्य के जासूसों ने पाया कि एक बड़ी सेना नेपोका साम्राज्य की ओर बढ़ रही थी। वो तुरंत समझ गया कि दुश्मन का लक्ष्य क्या है। उन्होंने ईस्ट क्लिफ क्षेत्र से शुरुआत करने की योजना बनाई थी। ईस्ट क्लिफ क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद वे ड्यूक सर्लिस के अधीन व्राने शहर और फिर राजधानी एजियो शहर पर कब्जा करना चाहते थे। बेशक आदित्य ऐसा होने नहीं देने वाला था। उसी रात उसने अपने सभी सैनिकों को ईस्ट क्लिफ क्षेत्र में भेज दिया। आदित्य ने ड्यूक सर्लिस, ड्यूक जैन और अन्य रईसों को भी अपनी सेनाएं टेलीपोर्टेशन अरेज के जरिए भेजने का आदेश दिया। अगर नाइलैंड किंगडम हमला करने का फैसला करता है तो उसके रईस अपने क्षेत्र की रक्षा कैसे करेंगे? इसी कारण से आदित्य ने 20 चौथे क्रम के जंगली ड्रैगन और वाइवन को एक साथ भेजा था। रिपोर्टिंग महाराज, अब तक ईस्ट क्लिफ में रहने वाले लगभग 80% नागरिकों को निकाला जा चुका है। ईस्ट क्लिफ क्षेत्र के नक्शे को देखते हुए आदित्य ने सिर हिलाया। ईस्ट क्लिफ क्षेत्र की आबादी 140,000 से अधिक थी। हालांकि इस क्षेत्र में कोई बड़ा शहर नहीं था, बल्कि इस क्षेत्र में 3 से अधिक नए बने शहर और 11 कस्बे और कई लगभग हजारों बिखरे हुए गांव थे। अगर संभव होता तो मैं 100% नागरिकों को बाहर निकालना पसंद करता। आदित्य के राज्य में रहने वाले लोग उसकी सुरक्षा में थे। राजा के रूप में यह उसका कर्तव्य था कि वह अपने लोगों की रक्षा करे और उन्हें सुविधाएं भी प्रदान करे। महाराज, ऐसा नहीं है कि हम इस बारे में कुछ कर सकते थे। अगर आपने टेलीपोर्टेशन एरे नहीं बनाया होता तो हम 1 लाख से ज्यादा लोगों को नहीं निकाल पाते। मुख्य समस्या यह है कि हम गांवों में रहने वाले लोगों को नहीं निकाल पाए। सेना के लिए ईस्ट क्लिफ क्षेत्र के हर गांव में जाकर उन्हें इतने कम समय में निकालने के लिए यहां लाना असंभव था। आदित्य ने असहाय मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वर्तमान में आदित्य और उसके अधिकांश सैनिक ड्रैकॉट शहर में प्रतीक्षा कर रहे थे। जब आदित्य ने ईस्ट क्लिफ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो उसने ग्रेकॉट शहर को इस्टारिन साम्राज्य के प्रमुख शहरों में से एक बनाने के लिए बीज बोए। ग्रेकॉट शहर को इस्टारिन साम्राज्य के 11 प्रमुख शहरों की सूची में शामिल किया। उन्होंने ग्रेकॉट शहर का आकार लगभग 4 गुना बढ़ा दिया। अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए उन्हें इस शहर के लिए कुछ विशेष नियम और सुधार करने पड़े। इतना ही नहीं, आदित्य ने शहर की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10,000 की सेना भी रखी। पिछले 15 दिनों में आदित्य 11 प्रमुख शहरों के लिए रक्षात्मक अवरोध और टेलीपोर्टेशन सरणियां बनाने में व्यस्त था। ग्रेकॉट शहर में आते ही उसने अपने लोगों को शहर खाली करने की घोषणा कर दी। जहां उसके सैनिकों ने दूर दूर से लोगों को लाने में मदद की, वहीं आदित्य ने टेलीपोर्टेशन एरे बनाने में कामयाबी हासिल की। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि हम हताहतों की संख्या को न्यूनतम रख पाएं। युद्ध में यह अपरिहार्य था कि दोनों पक्षों के लोग मरेंगे, खास तौर पर इस तरह के युद्धों में जहां इस युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या लगभग 1.5 मिलियन है। युद्ध में चाहे कोई भी पक्ष जीते, आज बड़ी संख्या में सैनिक मरने वाले थे। आपने लोगों की मदद करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया है। इन 15 दिनों के दौरान आपने अपने लोगों के लिए सुरक्षात्मक अवरोध बनाने के लिए दिन रात काम किया। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि यह युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाए ताकि आप कुछ आराम कर सकें। जिसने ये शब्द कहे थे वो स्पष्ट रूप से कीमिया की देवी थी। जूलिया ने सुना कि एक और युद्ध होने वाला है तो वह वापस लौट आई। यहां तक कि जब आदित्य और अन्य लोगों ने उसे वापस आने और न आने के लिए मनाने की कोशिश की, तब भी जिद्दी देवी फिर भी आई। वापस आते ही उसने आदित्य द्वारा पहले खरीदे गए गुलामों के अपंग दिलों को ठीक किया। उसने अपने साथ खरीदी गई उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से विभिन्न प्रकार की गोलियां बनाना भी शुरू कर दिया। अब जब आदित्य ने टेलीपोर्टेशन एरे बना लिए हैं तो उसके लिए यात्रा करना बहुत आसान हो गया है। अगर उसे किसी भी सामग्री की जरूरत है तो वह बस वापस जाकर वहां से खरीद सकती है। इतना ही नहीं, जब जूलिया वापस लौटी तो एडम ने अपने दामाद और बेटी को ढेर सारे कीमिया संसाधन देने का ध्यान रखा।
इन संसाधनों के साथ जूलिया के लिए कम से कम 100,002 स्टार हीलिंग गोलियां बनाना मुश्किल नहीं होगा। अभी आदित्य, उसके सेनापति वॉटसन, ड्यूक सरलिस, ड्यूक जैन, एलिसिया और जूलिया एक कमरे में बैठक कर रहे थे। राजकुमारी की बातें सुनकर आदित्य, वॉटसन, ड्यूक सरलिस और ड्यूक जैन सभी असहाय होकर मुस्कुराए। जाहिर है, राजकुमारी को नहीं पता था कि असली कागजी कार्रवाई इस युद्ध के खत्म होने के बाद शुरू होने वाली है। अगर आदित्य आराम करना भी चाहता तो वह आराम नहीं कर सकता था। चिंता मत करो, मैं अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। आदित्य बेशक झूठ बोल रहा था, वॉटसन ये बात अच्छी तरह जानता था। आखिरकार उसका पहला कर्तव्य अपने स्वामी की सेवा करना था। अगर आदित्य अभी भी धरती का एक सामान्य इंसान होता तो उसका शरीर बिना आराम किए दिन रात काम करने से पहले ही कमजोर हो चुका होता। जब से उसे भविष्य का दुस्वप्न आया, उसने सोना बंद कर दिया। दिन के समय आदित्य कागजी काम निपटाता था, रात के समय वह रूम के साथ कवच और हथियारों को मंत्रमुग्ध करने में व्यस्त रहता था। ये कवच और हथियार उसके सेनापति और उसके ड्रैगनियन इस्तेमाल करने वाले थे। क्या तुम लोग फ्लर्ट करना बंद कर सकते हो? हम यहाँ एक जरूरी मीटिंग कर रहे हैं। दूसरों की नजर में ऐसा लग रहा था कि जूलिया और आदित्य रोमांटिक हो रहे थे। चूंकि इस कमरे में बैठे ज्यादातर सदस्य सिंगल थे, इसलिए उन्हें किंग का खुलेआम रोमांटिक होना बुरा लगा। मैं तो बस आदित्य के बारे में चिंतित था। वैसे तुम्हें इस बैठक में किसने आमंत्रित किया? दूसरों के भी यही सवाल थे। यह महिला कौन थी और राजा ने उसे इस बैठक में भाग लेने की अनुमति क्यों दी? जहां तक उन्हें याद है, यह महिला इस तारिन साम्राज्य का हिस्सा नहीं थी। उसका नाम एलिसिया है। वो सीकर ऑफ इम्प्योरिटी की गिल्ड लीडर है। आदित्य ने नक्शा देखते हुए समझाया। क्या वो मालिक है और सीकर ऑफ द इम्प्योरिटी गिल्ड की संस्थापक भी है? ड्यूक सरलिस और जैन की प्रतिक्रिया चौंक गई। आदित्य के जनरलों के लिए केवल एम्बर ने उसे अतीत में देखा था जब एलिसिया आदित्य से मिलने आई थी। उस समय एम्बर ने केवल यह मान लिया था कि वह एक सामान्य व्यापारी या ऐसा ही कुछ है। वो उस महिला की पहचान जानने में भी दिलचस्पी नहीं रखती थी जो हर समय अपना चेहरा घूंघट से ढकी रहती थी। मैं नहीं चाहता कि इस कमरे में हमने जो भी चर्चा की है वो दूसरों को पता चले। गिल्ड लीडर की पहचान भी एक शीर्ष रहस्य है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप सभी को पता चले क्योंकि मैं आप पर भरोसा करने लगा हूं। जूलिया और वॉटसन को छोड़कर सभी ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। केवल जूलिया अपनी आंखें घुमा रही थी। उसने एलिसिया की ओर देखा जो उसके बगल में बैठी थी और सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चले कि वह कीमिया की देवी है, जबकि यह महिला जो घूंघट के नीचे अपना चेहरा छिपाती है वो धन की देवी है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस कमरे में हमने जो भी चर्चा की है वो किसी और को पता चले। गिल्ड लीडर की पहचान भी एक शीर्ष रहस्य है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप सभी को पता चले क्योंकि मैं आप पर भरोसा करने लगा हूं। जूलिया और वॉटसन को छोड़कर सभी ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। केवल जूलिया अपनी आंखें घुमा रही थी। उसने एलिसिया की ओर देखा जो उसके बगल में बैठी थी और सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चले कि वो कीमिया की देवी है जबकि यह महिला जो घूंघट के नीचे अपना चेहरा छिपाती है वो धन की देवी है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। आदित्य ने जूलिया की पहचान के बारे में किसी को नहीं बताया है। उनके लिए जूलिया एक रहस्यमयी कीमियागर है जो राजा से प्यार करती है, भले ही वह इसे नकारने या दूसरों के सामने दिखाने की पूरी कोशिश करती है। इस बिंदु पर शाही महल की रखवाली करने वाले सैनिकों को भी पता चल जाता है कि लेडी जूलिया राजा से प्यार करती है। उन्होंने राजा और कीमियागर लेडी जूलिया को पहले भी कई बार शाही महल से बाहर निकलते देखा था। वैसे लियो कहाँ है? जैसे ही आदित्य ने वॉटसन से लियो के बारे में पूछा, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, जब तक कि किसी ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश नहीं कर दिया। महाराज, मैं वापस आ गया हूँ। अतीत की तुलना में लियो बहुत बड़ा हो गया है। वो लड़का जिसके बालों का रंग आदित्य जैसा था और जिसने दूसरों को संदेह में डाल दिया था कि क्या लियो वास्तव में आदित्य का छोटा भाई है, राजा के सामने घुटने टेक दिए। खड़े हो जाओ और बताओ कि तुमने क्या पाया है। किसी कारण से लियो आज बहुत उत्साहित दिख रहा था। वो इतना उत्साहित था कि आदित्य के सामने घुटनों के बल बैठकर उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। इस लड़के को देखकर जूलिया आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाई। ये लड़का खून का प्यासा था। बदला लेने की उसकी चाहत उसे खून के प्यासे मशीन में बदल रही थी। जूलिया को यकीन है कि केवल उसकी बहन का अस्तित्व ही उसे शैतान बनने से रोक रहा था। इस बीच सरलिस, जैन और अन्य जनरलों ने लियो को देखकर एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने लियो को शाही महल में और महामहिम के आसपास कई बार देखा था। वे सभी एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। शायद लियो महामहिम का छोटा भाई है। दोनों पुरुषों के बालों का रंग एक जैसा था।
आदित्य के बाल गहरे नीले रंग के थे, जबकि लियो के बाल हल्के नीले रंग के थे। ग्रेकॉट शहर को साफ कर दिया गया है। हालांकि कुछ लोग जाने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन अंत में हमने अपना काम पूरा कर लिया है। लियो की आंखों में केवल एक ही भावना थी और वह थी शीतलता। लड़के के लिए ठंडे और सख्त होने के अलावा कोई और भावना दिखाना बहुत दुर्लभ था। अच्छा काम किया, अब आप अपनी सीट पर बैठ सकते हैं। सिर हिलाने के बाद लियो ने वॉटसन के बगल वाली सीट ले ली। सभी ने देखा कि लियो बूढ़े आदमी के करीब था, भले ही उसका चेहरा ठंडा था। यहाँ तक कि उसकी छोटी बहन भी वॉटसन के साथ बहुत दोस्ताना थी और हमेशा बटलर को उसके साथ खेलने के लिए कहती थी। एलिसिया, क्या तुम्हें पता है कि नाइलैंड साम्राज्य में क्या चल रहा है? उस दिन जब आदित्य ने एलिसिया से उसके साथ काम करने के लिए कहा था, तो उसने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन जब उसने उन दुश्मनों के बारे में बताया जो इस्टारिन साम्राज्य को दफनाने का लक्ष्य बना रहे थे, तो देवी आखिरकार आश्वस्त हो गई। अशुद्धता का साधक नाइलैंड, नेपोका और अन्य 12 राज्यों में मौजूद था। एलिसिया की मदद से आदित्य को आसानी से पता चल गया कि अन्य पड़ोसी राज्यों में क्या चल रहा था। मैंने सुना है कि आज प्राइस आर्थर गद्दी संभालने जा रहे हैं और उन्हें नाइलैंड किंग का ताज पहनाया जाएगा। इतना ही नहीं, मैंने ये भी सुना है कि आज सुबह उनके एक भाई को जहर देकर मार दिया गया है। चूंकि आज एलिसिया और आदित्य काम कर रहे थे, इसलिए आदित्य ने स्वाभाविक रूप से उसे मीटिंग रूम में शामिल कर लिया। एक मूर्ख भी बता सकता है कि आर्थर ने ही अपने भाई को मारा था। आदित्य को आश्चर्य नहीं होगा अगर उसे पता चले कि अगले दिनों में उसके दूसरे भाई बहन भी मृत पाए गए हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि एक राजकुमार जिसे नाइलैंड साम्राज्य में सबसे कम राजनीतिक समर्थन प्राप्त था, वो राजा कैसे बन गया? जहां तक मुझे पता है, राजकुमार आर्थर वास्तव में अगले राजा बनने के लिए सबसे कम पसंदीदा थे। मैंने राजा के बारे में भी मजबूत अफवाहें सुनी हैं कि वह अपने तीसरे बेटे को अगला राजा बनाने में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। ड्यूक सर्लिस ने भी नाइलैंड साम्राज्य पर नजर रखी थी, ये जानते हुए कि 4 स्तरीय साम्राज्य उनके लिए खतरा बन सकता है। मैंने सुना है कि जब जुलेक्स राजवंश पर कब्जा किया गया था, तो आर्थर ने ही इस्तारिन साम्राज्य पर हमला करने और आपके राज्य के सभी क्षेत्रों पर कब्जा करने का विचार प्रस्तावित किया था। राजा ने स्पष्ट रूप से इस विचार को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि जब वह उपयुक्त उत्तराधिकारी खोजने के महत्वपूर्ण चरण में था, तब युद्ध शुरू करना उसके राज्य के भविष्य के लिए सबसे अच्छा विचार नहीं हो सकता था। राज्य पहले से ही आंतरिक रूप से विभाजित था। प्रत्येक राजकुमार को कुछ कुलीनों का समर्थन प्राप्त था, इसलिए यह जानना मुश्किल नहीं था कि मार्क वेगे ने युद्ध शुरू करने से इनकार क्यों किया। दरअसल राजा आर्थर अपने भाइयों को खत्म करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। मैं खुद नाइलैंड साम्राज्य पर हमला करूंगा और उसका सिर काट दूंगा। यह एक वादा है। आदित्य के 3 मुख्य लक्ष्य थे। एक था राजा लुईस, दूसरा था राजा एथन और तीसरा था आर्थर, जो नाइलैंड साम्राज्य का नया राजा था। वॉटसन जानता था कि इस बार उसका मालिक पूरी तरह गंभीर था। वह अपने राजा से दोबारा सोचने के लिए कहता, लेकिन वह जानता था कि उसका राजा कितना शक्तिशाली है। जब वो ऑनट परिवार के पास वापस गया, तो उसे पता चला कि उसके राजा ने क्या क्या पागलपन भरे काम किए हैं। अभी वॉटसन को विश्वास था कि जब तक उसका राजा यहाँ है, तब तक सब कुछ संभव है। नाथन, सेना ईस्ट क्लिफ क्षेत्र में कब कदम रखेगी? आदित्य ने ठंडे स्वर में पूछा। लियो की ठंडक के विपरीत आदित्य की ठंडक में हत्या का इरादा भरा हुआ था। उसके स्वर में हत्या का इरादा देखकर नाथन थोड़ा कांप उठा। महाराज, सेना संभवतः 1 घंटे में ईस्ट क्लिफ क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी। मैं समझ गया। फिर मैं खुद उनका स्वागत करने की तैयारी करूंगा। मैं अपने ड्रैगन वंश की कसम खाता हूं, एक भी सैनिक को नहीं बख्शा जाएगा। आदित्य और अन्य लोगों को यह एहसास हुए बिना ही उनके ऊपर का आसमान काला पड़ने लगा और आसमान में काले बादल छा गए। ऐसा लगता है कि आदित्य की भावनाएं मौसम को प्रभावित कर रही थीं। हालांकि कुछ मिनटों के बाद सभी काले बादल गायब होने लगे। कुछ देर बाद आदित्य शांत हो गया। इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए अपना संयम खोना सही तरीका नहीं था। ठीक है, चलो अपनी मीटिंग जारी रखते हैं। महाराज, इस विशाल सेना का सर्वोच्च कमांडर कोई और नहीं बल्कि राजा एथन था। सभी सम्मिलित शक्तियों ने राजा एथन को इस सेना का नेतृत्व करने देने पर सहमति जताई। हालांकि ये संभव नहीं होता अगर राजा लुईस ने पहले एथन का समर्थन नहीं किया होता। कई राजाओं ने राजा लुईस को सर्वोच्च कमांडर बनाने के बारे में भी सोचा था, क्योंकि उसने अकेले ही 5 लाख सैनिक खरीदे थे। उन्हें लगा कि राजा लुईस अपनी ताकत के कारण सर्वोच्च कमांडर बनने के योग्य है। हम इस्तारिन सीमा के अंदर कदम रखने जा रहे हैं। आमतौर पर सीमा पर कड़ी सुरक्षा होती थी, लेकिन इस बार सीमा पर कोई सुरक्षा नहीं थी। कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं था, क्योंकि आदित्य ने सभी सुरक्षाकर्मियों को युद्ध में भाग लेने के लिए बुलाया था। जैसे ही सेना ईस्ट क्लिफ क्षेत्र में दाखिल हुई,
राजा लुइस को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उसे बेचैनी महसूस होने लगी। उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। राजा लुइस को बेचैन देखकर राजा एथन चिंतित हो गया। आखिरकार वो अपनी कीमती गली को खोना नहीं चाहता था। सर लुइस, क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? क्या आप असहज महसूस कर रहे हैं? चूंकि राजा लुइस मरमेन जाति से थे और समुद्र से संबंधित थे, इसलिए एथन को लगा कि लुइस मुख्य रूप से पानी से दूर रहने के कारण असहज महसूस कर रहे थे। सर एथन, मुझे कुछ भी असहज या कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। मेरी सहज बुद्धि मुझे बता रही है कि कुछ होने वाला है, लेकिन मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। किंग लुइस की सहज बुद्धि ही वह है जिसने सैकड़ों जीवन और मृत्यु की स्थितियों से बचने में मदद की है। जब भी वह खतरे में होता तो वह बेचैन महसूस करता। यह वही समय था जब ड्रैगन सम्राट आसमान से करीब 9000 मीटर ऊपर था। ड्रैगन सम्राट को अपनी छाती, पेट और कंधों को ढकने वाले काले कवच पहने देखा जा सकता था। ये पहली बार था जब आदित्य ने युद्ध के दौरान कवच पहना था। अपनी तूफानी उड़ान का उपयोग करते हुए आदित्य आकाश से लगभग 9000 मीटर ऊपर खड़ा था। अभी उसकी दृष्टि सफेद बादलों के कारण अवरुद्ध थी, लेकिन सफेद बादल उसे अपने हमले का उपयोग करने से नहीं रोक सकते थे। महाराज, सेना ईस्टक्लिफ क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। आदित्य वॉटसन और उसके अन्य जनरलों से संवाद करने के लिए बाली का उपयोग कर रहा था। उसने मूल 3 बालियों की नकल करके 15 बालियां बनाई। बालियों की रेंज 100 किलोमीटर थी। समझ गया। जैसे ही मैं अपना काम पूरा कर लूं, कमान संभाल लूंगा और पूरी सेना लेकर आऊंगा। इस बार हम युद्ध बंदियों को नहीं पकड़ेंगे, हर एक सैनिक मारा जाएगा। महाराज समझ गए। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। वॉटसन से बातचीत खत्म करने के बाद आदित्य ने अपनी स्टोरेज रिंग से 5 मीटर का विशालकाय सुनहरा भाला निकाला। सुनहरे भाले के शरीर पर रून उत्कीर्ण थे, जिससे यह और भी भव्य दिख रहा था। स्वर्ग का प्रलय दिवस, शीर्ष 3, सितारा हथियार। विवरण: इस भाले का क्रिम्सन फ्लेम से संबंध है। क्रिम्सन फ्लेम इस भाले को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बुरा नहीं है। आदित्य ने अपने लोहार पसी लोवे से एक विशेष उद्देश्य के लिए यह भाला बनाने को कहा था। अगर मेरे पास गुरुत्वाकर्षण हेरफेर होता तो मैं अपने हमले को और भी शक्तिशाली बना सकता था। आदित्य ने 5 मीटर लंबा सुनहरा भाला पकड़ रखा था। अगले ही पल एक लाल रंग की लौ ने पूरे सुनहरे भाले को निगल लिया। इसे लाल रंग की लौ की एक परत से घेर लिया। लाल रंग की लौ लाल रंग की लपटों की छोटी छोटी लपटें छोड़ते हुए टिमटिमा रही थी। उसी समय सुनहरे भाले के चारों ओर बिजली की लाल चिंगारियां फूट पड़ी। आदित्य ने भाले में आग और बिजली दोनों तत्व जोड़ दिए थे, जिससे पीक 3 स्टार हथियार और भी खतरनाक हो गया। चलो शुरू करो। आदित्य ने उड़ना बंद कर दिया। गुरुत्वाकर्षण को अपने शरीर को धरती पर खींचने दिया। जब वह गिरने लगा तो उसने बस भाले को अपने सामने पकड़ रखा था। कुछ सेकंड के बाद उसने अपने पंखों और तूफानी उड़ान का इस्तेमाल करके अपनी गिरने की गति को बढ़ा दिया। क्रिम्सन लाइटनिंग डैश, लाल बिजली की चमक के साथ उसकी गिरने की गति एक बार फिर बढ़ गई। अभी आदित्य की गिरने की गति ने 1000 जोड़ चपलता के निशान को तोड़ दिया था। उसे इतना तेज बना दिया कि कोई भी शिखर 4 क्रम साधक उसके पास भी नहीं आ सकता। जैसे जैसे आदित्य 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता गया, वो अपने मन का अधिक उपयोग करता गया, जिससे लाल रंग की ज्वाला बढ़ती गई जो अब उसे घेर रही थी। सौभाग्य से उसने जो कवच पहना था वो उसकी लाल रंग की ज्वाला को उसके कब्जों को जलाने से रोक रहा था। यार, मैं इस युद्ध के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं घर जाना चाहता हूँ और अपनी पत्नी के साथ आराम करना चाहता हूँ। यार, तुम सचमुच अपनी पत्नी से प्यार करते हो, है ना? मुझे लगता है कि आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। आपको पत्नी के बजाय पत्नियों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आपकी कितनी पत्नियां हैं? मेरी 3 पत्नियां और 8 बच्चे हैं। सैनिक एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। उनके लिए एक बच्चा पालना ही काफी था। 9 बच्चे पालना उनके बस की बात नहीं थी। मध्यम वर्गीय परिवार में अगर एक भी सदस्य बढ़ जाए तो बजट पर और भी ज्यादा बोझ पड़ता है। बच्चे होने का मतलब था कि सैनिकों को एक और बच्चे को पालना होगा और एक और बच्चे को बड़ा करना होगा। यार, तुम अपने पूरे परिवार का पेट पालने के लिए पर्याप्त धन कहां से जुटाते हो? एक सैनिक ने पूछा। हे, दरअसल मेरा एक हिस्सा इनक्यूबस है। मेरे पिता भी ऐसे ही थे। उनकी 9 पत्नियां और 27 बच्चे थे। हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हमारा पूरा परिवार एक साथ एक गांव में रहता है। हम ज्यादातर मछली पकड़ने और खेती पर निर्भर हैं, इसलिए हमारे लिए अपने परिवार में सभी को खाना खिलाना मुश्किल नहीं है। सभी सैनिक ईर्ष्या से उसकी ओर देखने लगे। एक इनक्यूबस में मनुष्य से अधिक सहनशक्ति होती है।
वास्तव में एक सामान्य इनक्यूबस भी कम से कम 3 से 4 घंटे तक चल सकता है, जबकि मनुष्य मुश्किल से 1 घंटे तक चल सकता है। आप इसे 9 क्यों नहीं बना देते? आपकी ट्रिपल हैट्रिक होगी। हाँ, दरअसल मेरा 9वां बच्चा आने वाला है। अंडरस्को सैनिक, यदि आप युद्ध के मैदान में मर गए तो क्या होगा? एक सैनिक ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, उस स्थिति में मेरा कोई भाई मेरी पत्नियों की देखभाल कर सकता है। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है? सैनिक कभी भी अपनी औरत को किसी दूसरे आदमी के साथ सोने नहीं देते थे। खैर, मेरे परिवार की रक्तरेखा में इनक्यूबस मूल का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए हमारे बड़े परिवार में एक दूसरे के साथ सोना बहुत सामान्य बात है। परिवार में 100 से अधिक सदस्य है। अंडरस्को सैनिक, अरे क्या तुम लोगों को गर्मी लग रही है? किसी कारण से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर जल रहा है। डीप सी पैलेस के एक सैनिक ने पूछा। ये सैनिक मरमेन जाति से था और उसने अपना सारा जीवन समुद्र के नीचे बिताया था। नहीं, हमें गर्मी नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि आप समुद्र से आए हैं और इस तापमान के आदी नहीं है। शायद तुम सही कह रहे हो। मरमेन जाति के सिपाही ने सहमति में सिर हिलाया। उसने बस अपने शरीर को गीला करने के लिए थोड़ा पानी इस्तेमाल किया जिससे शरीर ठंडा हो गया। कुछ और सेकंड बीत गए और अधिक से अधिक मरमेन जाति के सैनिकों को अपने शरीर में जलन महसूस होने लगी। लगभग 1 मिनट बाद अब सभी सैनिकों को बहुत गर्मी महसूस होने लगी थी। कुछ सैनिक उच्च तापमान को सहन भी नहीं कर पाए और बेहोश हो गए। भारी कवच पहने हुए शूरवीरों को ऐसा महसूस हुआ मानो उन्हें अंदर से बाहर की ओर घुटन हो रही है। कोई विकल्प न होने पर कुछ शूरवीरों ने अपने हेलमेट और कवच उतार दिए। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। केवल प्रथम श्रेणी के साधक ही इन परिवर्तनों को महसूस कर रहे थे। दूसरे और तीसरे श्रेणी के साधकों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। करीब 20 सेकंड बाद दूसरे क्रम के सैनिकों को भी बहुत गर्मी महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे उनका पूरा शरीर जल रहा है। आखिरकार तब जाकर राजाओं ने भी बदलावों को महसूस किया। कई राजा दूसरे क्रम के साधक भी थे। तापमान अचानक इतना क्यों बढ़ रहा है? एथन यह नहीं पूछ पाया क्योंकि उसे लगा कि उसके शरीर से बहुत पसीना निकल रहा है। आमतौर पर तीसरे क्रम के लोगों में ठंड और गर्मी दोनों के प्रति बहुत प्रतिरोध होता है, लेकिन ये तापमान इतना गर्म था कि तीसरे क्रम के लोगों को भी पसीना आ रहा था जैसे कि उनके शरीर बारिश के पानी से भीगे हुए हों। जबकि अन्य सभी राजा और सैनिक असहज महसूस कर रहे थे। राजा लुईस चुप रहे। मुझे लगता है कि यह आदित्य का काम है। राजा लुईस ने सुना है कि आदित्य के नियंत्रण में एक भयानक ज्वाला थी। ये पौराणिक लाल ज्वाला थी जो अनगिनत युगों से खो गई थी। कोई नहीं जानता था कि राजा ने इतनी शक्तिशाली ज्वाला पर नियंत्रण कैसे हासिल किया। ऐसा कहा जाता है कि लाल ज्वाला में पूरे को जलाने और इसे एक काले गोले में बदलने की क्षमता थी। हाँ, सर लुईस, आदित्य के पास नहीं है। राजा एथन के शब्द उसके गले में ही अटक गए क्योंकि आसमान अचानक लाल हो गया। जैसे ही आसमान अचानक लाल हो गया, पीला सूरज अचानक गायब हो गया। सैनिकों को ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान लाल हो गया हो। भयानक तापमान बढ़ता ही गया जब तक कि पहले क्रम के कई सैनिक इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाए और हीट स्ट्रोक के कारण मर गए, जबकि बाकी ने अपने शरीर को ढकने के लिए मैना का इस्तेमाल किया जिससे उनकी त्वचा पर जलन कम हो गई। नीले आसमान पर मंडराते सभी सफेद बादल, जो इसे बहुत ही शांत और सौम्य बना रहे थे, उनकी जगह लाल रंग की लपटों का समुद्र आ गया था। यह न केवल एथन की तरफ से सैनिकों ने देखा, बल्कि इस्टारिन साम्राज्य के मार्चिंग सैनिकों ने भी देखा। इस समय ये दृश्य देखने वाला हर व्यक्ति गहरे सदमे में था। 2000 मीटर से अधिक आकाश आग की लपटों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे लाल लपटों ने आकाश को निगल लिया हो। लेकिन 10 सेकंड बाद ईस्ट क्लिफ क्षेत्र में तापमान इतना बढ़ गया कि मैग्मा का तापमान भी बढ़ गया। हालात इतने गर्म हो गए कि घास, पेड़ और कीड़े मकोड़े जलने लगे। लुईस ने जो कुछ हो रहा था उस पर कड़ी नजर रखी। कुछ सेकंड के बाद उसे आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। यह महसूस करते हुए कि यह पागल राजा क्या कर रहा था, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसके दांत बजने लगे जबकि उसका खून और भी ठंडा हो गया। जब उसने लाल लपटों के समुद्र को देखा जो 2000 मीटर से अधिक दूर तक फैली हुई थी और अब उनकी ओर उतर रही थी, तो उसकी धड़कन लगभग रुक गई। सब लोग पानी का जादू इस्तेमाल करो, नहीं तो ये लाल रंग की ज्वाला हमें निगल जाएगी। आज से पहले डीप सी पैलेस के राजा को कई बार मौत के मुंह में धकेला गया है। फिर भी जब भी उसे मौत के मुंह में धकेला गया, उसने अपनी सेहत की परवाह किए बिना जमकर लड़ाई लड़ी। जब भी उसका सामना किसी दुश्मन से हुआ, उसने उसे कुचल दिया। अब तक डीप सी पैलेस के राजा को कोई ऐसा दुश्मन नहीं मिला है जो उसके सामने खड़ा हो सके। लेकिन अभी सैकड़ों जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों से जीत चुका राजा बहुत पीला दिख रहा था।
वो जो भी करता, उसका शरीर कांपना बंद नहीं करता था। उसका ठंडा दिल जोरों से धड़क रहा था, मानो उसे भाग जाने की चेतावनी दे रहा हो। राजा लुईस के आदेश पर हर सैनिक जिसके पास जल तत्व मंत्र थे, ने उनका इस्तेमाल किया। एक ही समय में सैकड़ों हजार मंत्र डाले गए। यहाँ तक कि राजा लुईस ने भी एक जल ड्रैगन का इस्तेमाल किया। सभी जल मंत्रों को मिलाकर एक विशाल जल ड्रैगन बना, जिसका शरीर 10,000 मीटर से भी बड़ा था। विशालकाय दिखने वाले पानी के ड्रैगन की उपस्थिति ने युद्ध के मैदान को ठंडा करना शुरू कर दिया। राजा लुईस और सभी जलपरी सैनिकों ने अपने मन का इस्तेमाल करके 10,000 मीटर बड़े पानी के ड्रैगन को आगे बढ़ाया, ताकि आग की लपटों के लाल समुद्र को रोका जा सके। इस समय इस्तारिन राज्य की सेना ने बिना किसी आदेश के आगे बढ़ना बंद कर दिया। सभी लोग आश्चर्य और गहरे सदमे में इस दृश्य को देख रहे थे। आज जो कुछ भी वे देख रहे थे वो सैकड़ों युगों तक इतिहास में दर्ज रहेगा। सैनिक इस दृश्य को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। इस समय इस्तारिन राज्य की सेना ने बिना किसी आदेश के आगे बढ़ना बंद कर दिया। सभी लोग आश्चर्य और गहरे सदमे में इस दृश्य को देख रहे थे। आज जो कुछ भी वे देख रहे थे वो सैकड़ों युगों तक इतिहास में दर्ज रहेगा। सैनिक इस दृश्य को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। इससे पहले कि विशालकाय जल ड्रैगन लाल रंग की लपटों के समुद्र से टकरा पाता, ज्वाला के तीव्र तापमान ने जल ड्रैगन को वाष्पित करना शुरू कर दिया था। राजा लुईस ने एक बात को गलत समझा, और वह ये थी कि यह कोई साधारण ज्वाला नहीं थी। यह एक उल्कापिंड जैसी लाल रंग की ज्वाला थी जो उन पर गिरने वाली थी। जैसे जैसे आदित्य नीचे उतरता गया, उसकी गिरने की गति 1500 जोड़ तक पहुंच गई। अभी उसकी गति इतनी तेज थी कि वह चाहकर भी इस बिंदु पर नहीं रुक सकता था। इतना ही नहीं, हर बीतते सेकंड के साथ उसकी गिरने की गति बढ़ती ही जा रही थी। बूम! पानी का ड्रैगन आखिरकार लाल रंग की लपटों के समुद्र से टकरा गया। जब सैनिक जश्न मनाने वाले थे तो उनके चेहरे पीले पड़ गए और निराशा ने उनकी आंखों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि पानी का ड्रैगन उनकी आंखों के सामने ही सफेद धुएं में बदल गया था। इससे पहले कि वे पूरी स्थिति की तुलना कर पाते, धुएं के सफेद बादलों ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया, जिससे उनके लिए कुछ भी देखना असंभव हो गया। सर लुईस, कृपया कुछ करें। राजा एथन ने एक बार सुना था कि इसी तरह के हमले में ड्यूक रयान के 5000 सैनिक मारे गए थे। वही ड्यूक जिसने आदित्य को धोखा दिया था और जुल्क्स राजवंश के साथ शरण लेने का फैसला किया था। राजा लुईस ने अपने दांत पीस लिए जब उसने उस विशाल गोले को देखा जो 2000 मीटर से भी ज्यादा दूर से तेजी से उनकी ओर आ रहा था। अगर यह हमला उनकी सेना पर हुआ तो उनकी पूरी सेना का सफाया हो जाएगा। ऐसा लगता है कि मेरे पास उस कलाकृति का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब आदित्य केवल 500 मीटर दूर था, राजा लुईस ने एक 5 सितारा कलाकृति को सक्रिय कर दिया। वॉटसन, जूलिया, एलिसिया, एम्बर, टायलर, हेनरी, नाथन, स्कॉट, जोश, एलिनो, लियो और अन्य सभी सैनिकों ने देखा कि लाखों की सेना के ऊपर एक हल्का सुनहरा रंग का पारदर्शी कांच जैसा अवरोध बन गया है। सुनहरे कांच जैसा पारदर्शी अवरोध एक गुंबद का आकार ले चुका था और उसने 10,200,000 की पूरी सेना को ढक लिया था। इस बीच आदित्य की गिरने की गति 2000 जोड़ तक पहुंचने वाली थी। 3 सितारा सुनहरे भाले के साथ लाल लपटों और लाल बिजली का उपयोग करते हुए इतनी भयावह गति से आसमान से गिरते हुए आदित्य को एहसास हुआ कि वह भी हमले के कारण होने वाले विस्फोट से बच नहीं पाएगा। अभी आदित्य की गति उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां वो ध्वनि अवरोध को तोड़ने के करीब था। टकराना। आग की लपटों का उल्कापिंड लाल सागर सुनहरे गुंबद जैसी बाधा से टकराया। 5 सितारा कलाकृति की बाधा 1 मिलीसेकंड के लिए भी हमले को रोक नहीं पाई, इससे पहले कि पूरी बाधा ढह जाए और 5 सितारा आकार की कलाकृति खुद ही टूट गई। जब राजा लुईस ने सुनहरे गुंबद को देखा तो 5 सितारा कलाकृति, जो उनके पास सबसे शक्तिशाली कलाकृति थी, उसे बचाने में विफल रही और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। बूम! एक भयंकर, धरती को हिला देने वाला, महाद्वीप को नष्ट करने वाला विस्फोट पूर्वी क्षेत्र के हर कोने को हिलाकर रख दिया। महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले सभी द्वितीय श्रेणी के उच्चतर प्राणियों ने इस विस्फोट को महसूस किया। दूर दूर तक फैले वॉटसन, जूलिया, एलिसिया, एम्बर, टायलर, हेनरी, नाथन, स्कॉट, जोश, एलिनो, जैचरी, लियो और 2,50,000 सैनिकों ने देखा कि अराजकता वास्तव में कैसी दिखती है। उनकी आंखों के सामने महाद्वीप का पूरा पूर्वी क्षेत्र लाल रंग की लपटों में जल रहा था। पूर्वी क्षेत्र के हर कोने से हर कोई लाल रंग की लपटों को देख पा रहा था जो आसमान में मंडरा रही थी और नीले आसमान को खून के रंग से रंग रही थी। यह विनाश कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने अपने सबसे बुरे सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ये पूरी तरह से अराजकता थी। हर जगह आग की लपटें फैल गईं।
वॉटसन को यकीन था कि आज के बाद ईस्टक्लिफ क्षेत्र का वह हिस्सा फिर से इस्तेमाल करने लायक नहीं रहेगा। महाद्वीप को हिला देने वाले विस्फोट के साथ यह एक शक्तिशाली शॉकवेव जारी करता है। लाल रंग की लपटों की शॉकवेव हर दिशा में फैल गई। शॉकवेव इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी सैनिक, चाहे उसके पास कोई भी खेती या कोई भी कलाकृति क्यों न हो, तुरंत मारा गया और जलकर मर गया। आग की लपटों के भयानक तापमान ने जमीन को काला कर दिया था, मानो मिट्टी ज्वालामुखी की राख में बदल गई हो। घास का हर पत्ता, पेड़ का हर पत्ता, हर कीट, चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो, यहाँ तक कि जमीन के नीचे छिपे केचुए भी पूरी तरह राख में बदल गए थे। उस दिन आसमान में गड़गड़ाहट बंद नहीं हुई। नेपोका साम्राज्य के हर कोने में खून और राख की गंध फैल गई। इस भूमि को जो नुकसान पहुंचाया गया है, उसे 1000-10,000 साल बीत जाने पर भी कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। ये भूमि वो स्थान बन जाएगी जहां से इस्तारिन साम्राज्य को साम्राज्यों का कब्रिस्तान उपनाम दिया गया है, नहीं इस्तारिन साम्राज्य। करीब 10 मिनट बाद अराजकता आखिरकार कम होने के संकेत देने लगी। वॉटसन, जूलिया, एलिसिया, एम्बर, टायलर, हेनरी, नाथन, स्कॉट, जोश, एलिनो, लियो और 2,50,000 सैनिक चुपचाप 1,230,000 सैनिकों की दयनीय किस्मत को देखते रहे। किसी शब्द की जरूरत नहीं थी, काम शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते थे। चाहे वो किमिया की देवी हो या धन की देवी, कोई भी खुद को शांत नहीं रख पा रही थी। आदित्य भगवान के लिए केवल तीसरे क्रम का एक नौसिखिया था, फिर भी उसने कुछ ऐसा किया जो शायद कोई 5वां क्रम भी कभी नहीं कर सकता। महाद्वीप को हिला देने वाले विस्फोट को हुए 15 मिनट से ज्यादा समय बीत जाने के बाद, एक ऐसा विस्फोट जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे, जूलिया सदमे की स्थिति से बाहर आए। उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। उसकी आंखें इधर उधर देखने लगी, उस व्यक्ति की छवि की तलाश में जिसने ये सब किया था। लेकिन चाहे वो जिस भी दिशा में, जिस भी कोण से देखती, उसे वो आदमी नहीं मिल पाता जिसने उसका दिल चुराया था। देवी, जिसे ओनाड परिवार की राजकुमारी के नाम से भी जाना जाता है, अपने पति को नहीं ढूंढ पा रही थी। वो बेचैन होने लगी। अपने पति, जो ड्रैगन सम्राट था, के साथ कुछ बुरा होने के बारे में सोचते ही उसका गला सूखने लगा। कहाँ? आदित्य कहाँ है? जूलिया के कांपते हुए शब्द सभी ने सुने। वॉटसन, एलिसिया और एम्बर पहले 3 व्यक्ति थे जो अपनी सदमे की स्थिति से बाहर आए और महसूस किया कि वे आदित्य को नहीं ढूंढ सकते, चाहे वे किसी भी दिशा में देखें। सभी को एहसास हुआ कि उनका राजा और रक्षक कहीं नहीं दिख रहा था, भले ही उसने दुश्मन को इतना भयानक नुकसान पहुंचाया हो। दादाजी, आदित्य को कुछ हुआ है क्या? एक छोटी बच्ची की तरह जिसने अपने माता पिता को खो दिया है, कीमिया की देवी ने आंखों के कोने में आंसू भरकर वाटसन को देखा। ऐसा लगता है कि वाटसन का जवाब तय करेगा कि जूलिया रोएगी या नहीं। मेरी महिला, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि महामहिम अभी भी जीवित है। अगर वह मर गए होते तो हम ड्रैगनियन इसे महसूस कर सकते थे। सभी ड्रैगनियन एक लिंक के माध्यम से ड्रैगन सम्राट से जुड़े हुए थे। अगर ड्रैगनियन में से कोई मर जाता तो आदित्य को इसके बारे में पता चल जाता। यही बात तब भी कही जा सकती थी जब उनके ड्रैगन सम्राट को कुछ हो जाता। वाटसन के शब्दों ने प्रेम में डूबी युवती के दिल को शांत कर दिया। उसने सिर हिलाया। चलो वहां चलते हैं और देखते हैं कि सेना का क्या हुआ है। सभी ने एलिसिया के सुझाव पर सहमति जताई। वाटसन की कमान में इस्तारिन सेना आगे बढ़ने लगी। इस बीच 20 किलोमीटर से ज्यादा चौड़े गड्ढे में जमीन पर लेटा हुआ आदित्य दिखाई दिया, जिसे ड्रैगन सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। उसके हाथ, कंधे, पैर और जांघों से खून बह रहा था। उसकी त्वचा कीचड़ और धूल से ढकी हुई थी। उसके चारों ओर उसके कवच और ड्रैगन के तराजू के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर पड़े थे। आदित्य ने जिस भयानक हमले से जो गड्ढा बनाया था, वो 13 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा था। पूरा गड्ढा काला था, मानो ज्वालामुखी की राख से बना हो। लेकिन सच तो ये था कि आदित्य के हमले से जमीन जलकर काली हो गई थी। इस समय आदित्य का पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। उसके शरीर का हर रेशा और हर हड्डी दर्द से कराह रही थी। यह एक बड़ा चमत्कार है कि उसने अभी भी अपने शरीर का कोई अंग नहीं खोया है। भले ही उसने जो 4 सितारा कवच पहना हुआ था वो पूरी तरह से टुकड़ों में नष्ट हो गया था। आदित्य का बायां हाथ कई जगह से टूट गया था। उसकी पसलियों में 9 फ्रैक्चर और कई दरारें थीं। उसके कंधे भी फटे हुए थे। हालांकि उसे ज्यादा खून नहीं बह रहा था, लेकिन उसका शरीर दयनीय स्थिति में था। ये पहली बार था जब उसे इस तरह की चोट लगी थी। ऐसा लगता है कि मैंने चीजों का गलत आकलन किया है। भाले से गिरने के बजाय मुझे बस भाला फेंक देना चाहिए था। भले ही ऐसा करने से हमला करने की शक्ति कम हो जाती, लेकिन कम से कम मैं इस तरह घायल नहीं होता। इस्तारिन राजा ने अपने शरीर में दर्द महसूस करते हुए कराहना शुरू कर दिया। उसे हिलने डुलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। डिंग, तुमने तीसरे क्रम के शीर्ष शाही मरमेन गार्ड को मार दिया है। डिंग,
तुमने एक शीर्ष 4 क्रम शाही मरमेन गार्ड को मार दिया है। डिंग, तुमने शीर्ष द्वितीय श्रेणी के शेरों को मार डाला है। डिंग, तुमने एक शीर्ष द्वितीय श्रेणी के शाही जलपरी को मार डाला है। डिंग, तुमने एक तीसरे क्रम के मध्य मानव को मार दिया है। डिंग, तुमने तीसरे क्रम के शीर्ष शाही भूत राजकुमार को मार डाला है। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। डिंग, तुमने एक शीर्ष 3 क्रम शाही मरमेन गार्ड को मार दिया है। डिंग, तुमने एक शीर्ष 4 क्रम शाही मरमेन गार्ड को मार दिया है। डिंग, तुमने एक शीर्ष द्वितीय श्रेणी के शेर आदमी को मार दिया है। डिंग, तुमने एक शीर्ष द्वितीय श्रेणी के शाही जलपरी को मार डाला है। डिंग, तुमने एक तीसरे क्रम के मध्य मानव को मार दिया है। डिंग, तुमने तीसरे क्रम के शीर्ष शाही भूत राजकुमार को मार डाला है। डिंग, तुमने एक पीक को मार दिया है। अगर मैं पीक 4 स्टार कवच और ड्रैगन स्केल नहीं पहनता तो विस्फोट ने मुझे मार डाला होता। विस्फोट से बचने के लिए कवच और ड्रैगन स्केल के अलावा आदित्य ने सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ने के लिए लाइटनिंग कवच का उपयोग करने के लिए अपने मन का भी इस्तेमाल किया। इतना सब होने के बावजूद वो अभी भी इस हद तक घायल हो गया था। सहन शक्ति 336 में से 286 अंडरस्कोर स्वास्थ्य 336 में से 91 अंडरस्कोर मान 3901 में से 1301 डिंग, सोल ब्लेज 100% तक पहुंच गया है। डिंग, अगले 20 मिनट के लिए होस्ट के सभी आंकड़े 45% बढ़ जाएंगे। ये पहली बार है जब दूसरे क्रम पर पहुंचने के बाद मेरी सेहत इतनी गिर गई है। अगली बार से मुझे ये हमला नहीं करना चाहिए जब तक कि मेरे पास कोई और विकल्प ना हो। आदित्य ने आह भरते हुए उठने की कोशिश की लेकिन फिर उसने कुछ नोटिस किया। जब उसने अपनी दाईं ओर देखा तो उसे एक आदमी आधा जला हुआ चेहरा जमीन पर पड़ा मिला। उसके चेहरे का दाहिना हिस्सा जला हुआ था जबकि चेहरे का बायां हिस्सा काली मिट्टी और गंदगी से सना हुआ था। उसके शरीर से कई जगहों से खून निकल रहा था, खास तौर पर उसके नाक, मुंह और कान से। तो वो डीप सी पैलेस का राजा है, लुइस। आदित्य ने ठंडे मन से उस आदमी की ओर देखा जो उससे 20 मीटर दूर बेहोश पड़ा था। डीप सी पैलेस के साथ मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चूंकि इस आदमी ने 500,000 सैनिक खरीदे थे, इसलिए उसके पास कम से कम 5 लाख सैनिक और होने चाहिए, शायद इससे भी ज्यादा। आदित्य धीरे से राजा लुइस को मारने के लिए उठा। तुम्हें मारने के बाद तुम्हारा डीप सी पैलेस मेरा अगला लक्ष्य होगा। बेहोशी जैसा महसूस कर रहे अपने दर्द को अनदेखा करते हुए वह राजा लुइस के पास गया। बिना किसी हिचकिचाहट के आदित्य ने उसके गले पर पैर रखकर और उसका गला कुचलकर उसे मार डाला। जैसे ही आदित्य ने लुइस को मारना समाप्त किया, उसने देखा कि उसे सिस्टम से कोई सूचना नहीं मिली। अचानक आदित्य की अंतरात्मा भड़क उठी। वो जल्दी से अपनी दाईं ओर बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टकराना। आदित्य ने नीचे देखा तो देखा कि एक ब्लेड उसके दिल में घुस गया है। जब उसने किंग लुइस के शव को देखा तो शव गायब हो गया। आदित्य को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। खांसी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह के भ्रम में फंस जाऊंगा। आदित्य आसानी से भ्रम को पहचान लेता था लेकिन वह लापरवाह हो गया और लुइस के जाल में फंस गया। हा, तुम कमीने, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपने 5 लाख सैनिकों को खो दिया। मैंने अपना 5 सितारा आर्टिफैक्ट खो दिया। मैंने अपना कीमती कवच खो दिया। मेरे शाही रक्षक सिर्फ मेरी रक्षा करने के लिए मर गए। अगर इतना ही काफी नहीं था तो मैंने अपना बायां हाथ भी खो दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। खांसी। आदित्य मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो लुइस के लहजे में अफसोस, दर्द और उदासी को महसूस कर सकता था। अपने दुश्मन को जीतते हुए भी इन भावनाओं से गुजरते देखकर आदित्य बहुत खुश हुआ। तारीफ के लिए शुक्रिया। आदित्य का जवाब सुनकर लुइस को गुस्सा आ गया। उसने आदित्य को लात मारी, जिससे ड्रैगन किंग 20 मीटर से ज्यादा दूर उड़ गया। बहुत दर्द हो रहा है। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम कष्ट सहो। जितना अधिक तुम कष्ट सहोगे, उतना ही मैं आनंद उठाऊंगा। आदित्य ने उस आदमी की ओर देखा जो अपने आधे जले हुए चेहरे के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका दाहिना हाथ गायब था। लुइस का पूरा शरीर जल गया था और घावों से भर गया था। अभी आदित्य के दिल के दाहिने हिस्से से खून बह रहा था। लुइस को पता भी नहीं चला कि 30 सेकंड के बाद खून बहना बंद हो गया क्योंकि आदित्य के काले दिल ने नियंत्रण ले लिया और खून पंप करना शुरू कर दिया। लुइस को इसका एहसास नहीं हुआ। वह आदित्य के शरीर में प्रत्यारोपित काले दिल को नोटिस करने में विफल रहा। दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए मैं निकट भविष्य में मरने की योजना नहीं बना रहा हूं।
अगले ही क्षण आदित्य गायब हो गया और अपने हाथ में एक काली तलवार लेकर लुइस के पीछे पुनः प्रकट हुआ। झनकार। लुइस ने किसी तरह से आदित्य के वार को रोका, लेकिन आदित्य की तेजी देखकर उसका दिल फिर से चौंक गया। ये दूसरी बार था जब आदित्य ने उसे झटका दिया था। उसे लगा कि दिल में चाकू भोंकने के बाद आदित्य मर जाएगा, लेकिन इसके बजाय इस घायल दिखने वाले आदमी ने किसी तरह से लड़ने की शक्ति जुटाई। डिंग। सोल ब्लेज 100% तक पहुंच गया है। डिंग। अगले 20 मिनट के लिए होस्ट के सभी आंकड़े 45% बढ़ जाएंगे। आत्मा ज्वाला तृतीय क्रम निष्क्रिय कौशल। विवरण। एक विशेष प्रकार का कौशल जिसे शरीर और जादुई पथ साधक दोनों सीख सकते हैं। इस कौशल को सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कौशल अपने आप में एक निष्क्रिय कौशल है जो एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद उपयोगकर्ता के आंकड़े बढ़ाएगा। फंक्शन। चूंकि यह कौशल एक निष्क्रिय कौशल है, इसलिए उपयोगकर्ता को इस कौशल को सक्रिय करने के लिए कोई भी मान खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये कौशल मेजबान द्वारा मारे गए दुश्मन की आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा इकट्ठा करके काम करता है। जब उपयोगकर्ता द्वारा एक निश्चित मात्रा में आत्मा ऊर्जा एकत्र की जाती है, तो ये कौशल अस्थायी अवधि के लिए उपयोगकर्ता के आंकड़ों को 45% तक बढ़ा देगा। उपयोगकर्ता के आंकड़ों में वृद्धि 10 मिनट के बाद गायब हो जाएगी। नोट। ये कौशल पूरी तरह से निष्क्रिय है। इस कौशल की सक्रियता का निर्णय उपयोगकर्ता द्वारा नहीं लिया जा सकता है। झनकार। तुम अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? लुइस ने आदित्य के आभामंडल में अचानक वृद्धि को महसूस किया। सोल ब्लेज 1945। यह एक रहस्य है। आदित्य ने अपने दिल में घाव की परवाह किए बिना उत्तर दिया। अभी भले ही वह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हर बार जब वह अपना शरीर हिलाता था तो उसके शरीर का हर एक रेशा दर्द से कराह उठता था। लेकिन वह जानता था कि वह रुक नहीं सकता। उसका प्रतिद्वंद्वी एक नौसिखिया 5वें क्रम का खिलाड़ी था। भले ही लुइस गंभीर रूप से घायल था, लेकिन 5वें क्रम की शक्ति ऐसी चीज है जिसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जब आदित्य तीसरे क्रम में विकसित हुआ, तो उसके सभी निष्क्रिय कौशल भी तीसरे क्रम में पहुंच गए। आभा ऑफ सोल फायर अब सोल ब्लेज में विकसित हो गया था। उसे पुराना नाम पसंद था। पहले उसे अपने आंकड़ों में केवल 40% की वृद्धि मिली थी, लेकिन अब उसे अपने आंकड़ों में 45% की वृद्धि मिली, और वह भी 20 मिनट के लिए। तो अभी आदित्य के आंकड़े भयावह स्तर पर पहुंच गए थे। अंडरस्कोर शक्ति 361 45% वृद्धि, 523 अंडरस्कोर गति 501 जोड़ 100 45% वृद्धि, 726 जोड़ 100 अंडरस्कोर सहन शक्ति 336 45% वृद्धि, 387 अंडरस्कोर स्वास्थ्य 336 45% वृद्धि, 387 अंडरस्कोर मन 3901 45% वृद्धि, 5656 अपने आंकड़ों में 45% की वृद्धि के साथ साथ आदित्य की चोटें धीरे धीरे ठीक होने लगी थी क्योंकि उसकी सहनशक्ति और स्वास्थ्य में वृद्धि हुई थी। अभी उसकी गति 800 जोड़ तक पहुंच गई थी, जिससे आदित्य चौथे क्रम के साधकों से भी तेज हो गया था। तुम भले ही तेज और ताकतवर हो गए हो, लेकिन यह मुझे हराने के लिए अभी भी काफी नहीं है, लुइस ने आदित्य के हमले को चकमा देते हुए दहाड़ते हुए कहा और उसके पेट पर एक और लात मारकर उसे उड़ा दिया। टकराना, बिजली कवच, तूफान उड़ान, क्रिम्सन लाइटनिंग डैश, स्वूश। अचानक आदित्य लुइस की नजरों से ओझल हो गया। आदित्य इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि लुइस उसकी हरकतों का पता नहीं लगा सका। लानत है तुझ पर, कमीने। लुइस ने अपनी जेब से पीक 3 स्टार पेंडेंट निकाला। जैसे ही लुइस ने अपना बचा हुआ मैना पेंडेंट में डाला, पेंडेंट चमकने लगा। पेंडेंट की चमक धीरे धीरे बढ़ती गई। एक बिंदु पर पहुंचकर तेज रोशनी ने आदित्य को हिलना बंद करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो तीव्र तेज रोशनी के कारण कुछ भी नहीं देख पा रहा था। जब तेज रोशनी गायब हो गई तो आदित्य ने खुद को अपने सिंहासन पर बैठे पाया। क्या हो रहा है? जब उसने नीचे देखा तो पाया कि उसने आज शानदार कपड़े और एक सुंदर सुनहरा मुकुट पहना हुआ था। महाराज, आदित्य ने उस आदमी की ओर देखा जो एक सुंदर स्त्री के साथ चल रहा था। वॉटसन, वो महिला कौन है? आदित्य खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा। उसका बटलर किसी महिला को लाने के लिए बहुत अनिच्छुक था, लेकिन वह एक महिला की बांह पकड़कर उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह अपनी पत्नी को देख रहा हो। इससे आदित्य एक पल के लिए भ्रमित हो गया, जब तक कि उसने वॉटसन के अगले शब्द नहीं सुने। अब तुम्हारी पत्नियां प्रवेश करेगी। सुनहरे दरवाजे खोले गए, जहां शादी के कपड़े पहने 7 आकृतियां दिखाई दी और आदित्य को ऐसी खूबसूरत मुस्कान से देखा जो स्वर्ग को भी मोहित कर सकती थी। लेकिन जूलिया और एलिसिया के चेहरे को देखने के अलावा किसी और कारण से आदित्य अपनी बाकी 5 पत्नियों के चेहरे नहीं देख पाया। बेटा, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना।
अगर तुमने मेरी बेटी की अनदेखी की तो मैं खुद तुम्हारे साथ मामला सुलझा लूंगा। जूलिया के पीछे आदित्य ने एडम और सोफी को देखा। आदित्य, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे 1 साल में मेरा पोता दे दोगे। मैं अपने पोते के साथ खेलने के लिए बेताब हूँ। एलिसिया के पीछे उसे कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जबकि उसकी अन्य 5 पत्नियों के पीछे उसे उनके माता पिता को देखने के बजाय केवल सफेद बादल दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके चेहरे और उनके माता पिता को उससे छिपा रहा हो। आखिर हो क्या रहा है? आदित्य पूरी तरह से उलझन में था। उसे लगा कि उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए, लेकिन किसी कारण से वो ऐसा नहीं कर पाया। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। हाँ, बस ऐसे ही खड़े रहो और तुम्हें पहले ही मार डालो। लुइस ने आदित्य को भ्रम की दुनिया में फंसाने के लिए 3 सितारा आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया था। यह आर्टिफैक्ट इतना मजबूत था कि यह 4 ऑर्डर को भी भ्रम में फंसा सकता था। लुइस इस आर्टिफैक्ट को अपने साथ नहीं ले जाता, लेकिन वह इसे ले आया क्योंकि उसके अंतर्मन ने उसे बताया कि उसकी आर्टिफैक्ट उसके लिए उपयोगी होने वाली है। लुइस धीरे धीरे आदित्य के पास गया। आदित्य की तरह ही उसका शरीर भी दर्द से भरा हुआ था। वो बस आदित्य को मारकर भाग जाना चाहता था। मैं अपनी चोटों को ठीक करने के बाद वापस आऊंगा। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं अपना बायां हाथ फिर से उगा पाऊंगा या